हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो सीरीज है धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हम बहुत आगे आ गए हैं। स्टार्ट किया था कहाँ हमने 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से, फिर 10th करी धीरे धीरे, 11th की थोड़ी हैवी थी, थ्योरेटिकल थी, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं थी बेसिकली उसमें। अगर आप 11th की एनसीईआरटी वाला वीडियो देख चुके हो तो अब जो 12th की एनसीईआरटी की बारी है ना, अब यहाँ से आपकी सारी कंसेप्चुअल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 11th की एनसीईआरटी में आपके दिमाग में एक बेस बिठाना ज़रूरी था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, फिर वो कैसे इवॉल्व करी, क्या डिसीजंस लिए गए कि एलपीजी पॉलिसी लेके आनी पड़ी। धीरे धीरे एक थ्योरेटिकल ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको दिमाग में बिठाना ज़रूरी था। अब जो स्टोरी स्टार्ट होती है, यहां से वो वाली स्टोरी स्टार्ट होती है जहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। प्रीलिम्स में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस और मेंस में 8 क्वेश्चन जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए ये सारे कंसेप्ट्स जो अब से हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में वो जरूरी है। अच्छा, एनसीईआरटी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक तो आप लोग बहुत डरते हो, बहुत भागते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कौन से एरिया पे फोकस करना है, टारगेट करना है, ऐसा। इसलिए अगेन टू ईज आउट दैट ये जो है मैराथन एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेके आई हो, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी विचलित मत हुइएगा रास्ते में कि मैम ये तो रह गया, ये नहीं करना। बार बार सिमिलर क्वेश्चंस पूछना छोड़ दो कि मैम बाकी सब छोड़ दें, जितना आपने पढ़ाया उतना सफिशिएंट है। यस स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अभी से लेके अगले 2 से 3 घंटे में जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर से दोहरा देती हूँ, जो अगले 2-3 घंटे में जितने भी टॉपिक्स होंगे, चाहे वो 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, उतने ही करने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। कमिंग टू दी सेकंड क्वेश्चन जो बहुत बार बार आप लोगों के दिमाग में आता है कि मैम इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या? ये आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है। अगर आपको लगता है कि वीडियो के बाद एक बार मैं स्किम थ्रू कर लूँ, जो ब्रॉडर टॉपिक्स है कर लीजिए। अगर नहीं करना, इट इज ऑल अपॉन यू। मुझे कैसे पता होगा कि आपको कितनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है टॉपिक्स की? अगर उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, यू शुड गो फॉर दी एनसीईआरटी। तो एक कोई स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल नहीं है कि वीडियो देख लिया तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, या वीडियो देख लिया है तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो कोई सेट रूल नहीं है इसका, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करना। फिर से स्टोरी, बहुत लॉजिकल चीजें बताऊंगी, और ये लॉजिक अगेन रिआइटरेट कर रही हूं तुम लोगों को, ये लॉजिक तुम्हें पता है, बस तुमको उनको ढालना है कि अच्छा ये इकोनॉमिक्स किस कॉन्सेप्ट को ये बोलते थे क्या, लॉ ऑफ डिमांड। तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहाँ से इवॉल्व हुई है? हमारी डेली लाइफ, हमारे ह्यूमन बिहेवियर से ही तो इवॉल्व हुई है इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है, ठीक है ना। ये जो मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी हुई है, एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ता है, चाहे एसबीआई का दो, आरबीआई का दो, सॉरी सेबी का दो, या यूपीएससी दो, स्टेट पीएससी दो, ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट डेवलप हो गया है, हमारी जान को मुसीबत आ गई है, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ एक, उससे सारा चीज़ समझ आ जाएगा। एक 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 डे होता है, एक एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, वैलेंटाइन डे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने ये वैलेंटाइन शब्द सुना होगा। वैलेंटाइंस डे आता है, वैलेंटाइन मंथ होता है, बेसिकली वीक होता है आई वुड से। तो वो 7 डेज का त्यौहार चलता है, ठीक है ना। जो वो 7 दिन का महोत्सव चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई डोंट नो रोज डे, टेडी डे, ये डे, वो डे, है ना। तो ये जो 7 दिन का महोत्सव होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? इसके लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे। क्यों? क्योंकि सहेली को खुश करना है, ठीक है ना। सहेली को खुश करना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? पापा ने पॉकेट मनी बांधी हुई है कि भैया 5,000 रुपये ही दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब 5,000 रुपये में मुझे जो है अपने महीने की स्टेशनरी लानी है, ठीक है ना। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस है, एक्टिवा का पेट्रोल भी रीफिल कराना है, ठीक है ना, इंटरनेट का रिचार्ज भी कराना है, ठीक है ना। और इस महीने एडेड खर्चा है मेरे ऊपर कि ये जो 7 डे सेलिब्रेशन है, 7 डे का महोत्सव है, ये मुझे बनाना है, बिकॉज देर आर 7 डिफरेंट डे जिसमें मुझे चॉकलेट भी भेजनी है, एक बार टेडी भी भेजना पड़ता है, रोज़ भी उस टाइम महंगे हो जाते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी जो डिज़ायर्स है, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स जो हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। इच्छाएं अनलिमिटेड है ना, कि यार एक मूवी भी दिखा दूं, गिफ्ट भी दिला दूं, ड्रेस भी दिला दूं,
ठीक है ना। वेराज हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वेराज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, वेराज जो हमारे पास मीन्स है, मीन्स मतलब जरिए, ठीक है ना, टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स, वो लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? वो कैसे लिमिटेड है भाई? लिमिटेड हमारे पिताजी ने कर रखे हैं रिसोर्सेज। भैया 5,000 मिलेंगे, अब वैलेंटाइन मनाओ सहेली के साथ, या किताबें खरीदो, या जो मर्जी खरीदो, एक्टिवा पे पैसे उड़ा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। 5,000 मिलेंगे, जो बाकी देख लेना, उधारी पे जीना जाके। तो हमारी वॉन्ट्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। हमारी डिजायर्स क्या है? अनलिमिटेड है। वेयर एज रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज नीड्स एंड डिजायर्स एंड वॉन्ट्स आर लिमिटेड। तो मतलब क्या है? रिसोर्सेज और नीड्स का मिसमैच है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमारी जो वॉन्ट्स हैं और इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? पहले से ही आप जोड़ रहे हो पैसे कि यार वैलेंटाइन वाले हफ्ते में बड़ा खर्चा होगा। कई बार आप अपने जो एक्सपेंसेस है उसे प्लान कर रहे हो कि यार इस बार स्टेशनरी है ना, ई बुक्स से पढ़ लेंगे, फिजिकल बुक्स नहीं लाएंगे। एक्टिवा पे ज़्यादा नहीं घूमेंगे, इंटरनेट ऐसा कोशिश करेंगे कि सस्ता वाला पैक डलवा लेंगे। सो वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर रिसोर्सेज सो दैट आपकी जो नीड्स है मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाए। लॉजिकल बात करी मैंने, कुछ अटपटा, कुछ रॉकेट साइंस, कुछ टेक्निकल बात करी मैंने। ये तो पता ही है मैम, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। पता नहीं कब से हमने वैलेंटाइन मनाना, और आजकल तो इतनी इंस्टाग्राम देख के चीज़ें आ चुकी हैं, कौन सी डेट, ये डेट, वो डेट। तो उसके लिए पैसे बचाने पड़ रहे हैं। पैसे है नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं है, 5,000 से ऊपर बापू 1 रुपये दे के राजी नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली सब्जेक्ट जो है ये इवॉल्व ही इसलिए हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वॉन्ट्स हमारी जो है अनलिमिटेड है। आप कहोगे मैम ये देश में कैसे अप्लाई होता है? अरे गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेड मनी है। आप कहोगे मैम इतने 1,000 करोड़ हैं। अरे उनके पास इनकम या इनफ्लो मतलब पैसे का आने का जरिया हजारों करोड़ों का है, तो उनके जो स्पेंडिंग जहां जहां उन्हें स्पेंड करना है वो लाखों करोड़ों में है। तो चाहे कोई गवर्नमेंट ले लो, चाहे हाउस होल्ड ले लो, चाहे एक इंडिविजुअल ले लो, चाहे फैक्ट्री ले लो, सबके पास क्या है? उनकी लाइफ में उनके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज लिमिटेड है। कभी कोई किसी से सुना है अरे मेरे पास तो बहुत है, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है? हमेशा ही सबके मुंह से मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कहते हैं? बस रोटी पानी चल जाता है, इतना ही कमाते हैं। क्या किसी को बोले हाँ मेरी सैलरी मोर देन सफिशिएंट है? भाई हार्डली यू वुड हैव हर्ड दीज स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं हमारी डिजायर्स भी तो बढ़ती जाती हैं। सैलरी 50,000 थी तो ओला उबर में चले जाते थे, सैलरी 1 लाख हुई तो अब इच्छाएं थम नहीं रही है कि खुद की एक गाड़ी हो, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लेते हैं। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और इच्छाएं हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस प्लानिंग, एंड दैट इज वेयर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कम्स इन द पिक्चर, दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स, लिमिटेड, wants are unlimited. So basically economics क्या है? Economics is the study of scarce resources, ठीक है ना, to satisfy unlimited human wants. It is also known as social science. इसे social science क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इसमें human behavior को पढ़ रहे हो। Social science is what? Science of humans, ठीक है ना। क्यों social science? क्यों बोला गया है इसे सोशल साइंस? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हो कि जब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो वो किस तरीके से अपने कितनी कैसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है। वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देता है? सबसे पहले वो फूड को प्रायोरिटी देता है, फिर वो शेल्टर को प्रायोरिटी देता है, फिर वो अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसे कि चावल मिल जाए, आलू मिल जाए, प्याज मिल जाए। थोड़ी ज़्यादा इनकम बढ़ती है तो वो सोचता है चलो अब मैं क्रीम वाला बिस्किट खा लूँ। फिर थोड़ी इनकम बढ़ती है तो वो बोलता है यार मैं पजामे की जगह जीन्स पहन लूँ। और इनकम बढ़ती है तो लगता है भैया मैं ब्रांडेड जीन्स पहन लूँ। सो हाउ डज अ ह्यूमन बिहेव? कौन पढ़ता है? सोशल साइंस। एंड दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ सोशल साइंस, बिकॉज इसमें हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है जब रिसोर्सेज की अदली बदली होती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं घटते हैं। उसकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या दिमाग लगाता है, प्रायोरिटाइज करता है कि मुझे क्या पहले प्रायोरिटी पे चाहिए, राइट? सो इट इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्स। हाँ जी, 5,000 रुपये है टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यस, क्योंकि हमें 7 दिन बनाने हैं वैलेंटाइन के। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, with the distribution
एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, किस तरीके से जो गुड्स है उसको हम प्रोड्यूस करें, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और किस तरीके से कंज्यूम करें। बस ये है इकोनॉमिक्स। क्या ये चीज़ें नहीं पता थी तुम्हें? चलो ये सोशल साइंस और ये सारी डेफिनेशन नहीं पता होगी, ये तो पता था तुमको, ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं। पापा की सैलरी आती है, उसमें से हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ वो पैसे आपकी एजुकेशन के लिए अलग करते हैं, कुछ पैसे वो अपने फ्यूचर के सिक्योर करने के लिए। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्स सैलरी लिमिटेड है, इच्छाएं बहुत सारी, लड़की की शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है। सो दैट इज़ वॉट इज़ इकोनॉमिक्स। इसलिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, निकल के आया कि अच्छा ठीक है ये सब भी होता है, इसको एक हम सेपरेट ब्रांच बना देते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब चलते हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी छोड़ दो, ठीक है ना, अपने ऊपर लो। ठीक है, स्टार्टअप खोलेंगे। आजकल पढ़ना लिखना बच्चे, ये यूपीएससी तो तुम कर रहे हो, गधा मजदूरी करनी करो। बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप खोलेंगे। अलग सर के बहुत बड़े फ़ैन है, शार्क टैंक्स भी देख रहे हैं आजकल, स्टार्टअप खोलेंगे। तो अब स्टार्टअप खोलना है, मम्मी कुछ पैसे दे दो, मेरे को आगे नहीं पढ़ना है, एमबीए करने जाना, वो वाले पैसे आप मुझे दे दो क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, मम्मी कही बहुत बढ़िया, पापा के सामने आज अपन ना ये प्रेजेंटेशन स्कीम सुनाते हैं, फिर देखते हैं कि पापा छित्तर मारेंगे या पापा पैसे देंगे। ठीक है ना। तो घर में शार्क टैंक की जूरी कौन है? पापा, मम्मी और ज़्यादा बातें तो दादाजी। ठीक है, तो शाम को हमारी जो है सभा बैठी, दादाजी और पापा बैठे क्योंकि वही तो गले में से पैसे निकाल के देंगे। तो उन्होंने पूछा, हाँ जी बेटा क्या करना चाहते हो? पापा स्टार्टअप। तो पापा जी ने पूछा, दादाजी ने पूछा, ठीक है बेटा क्या बनाना चाहते हो? तो आपने बोला वो तो अभी सोचा नहीं, तो वहीं पे प्लान जो है कैंसिल। बट अगर आपको पता है, भाई सबसे पहला क्वेश्चन यही तो आता है क्या बनाओगे? तो पापा मैं खोलना चाहता हूँ मोमोज की दुकान, क्योंकि क्या है आजकल इंस्टाग्राम रील में ना बता रहे हैं कि भाई ये एक मोमो जो दुकान वाला है वो एक इंजीनियर से ज़्यादा कमा लेता है, तो मैं भी मोमो की एक छोटी सी दुकान या एक छोटी सी थड़ी खोलूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल यू प्रोड्यूस? व्हाट टू प्रोड्यूस? आई विल प्रोड्यूस मोमोज। ठीक है ना। हाउ विल यू प्रोड्यूस? हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है ना। कोई मशीन लाएगा तू या तू कोई कुक हायर करेगा? तेरे को तो आता नहीं है। सबसे पहला इधर से मम्मी बोलेगी ये क्वेश्चन, अरे तू चाय नहीं बना पाता, मोमो बना के क्या बेचेगा? तो दादाजी और पापा जी बोलेंगे भाई तू बिल्कुल सही बात है, तो तू इसको मुझे बता ये प्रोड्यूस कैसे करेगा तू? ठीक है ना। तू खुद से बनाएगा, मतलब या तू लेबर रखेगा या कोई मशीन लेके आएगा जिसमें से मोमो बन के निकल जाएंगे। ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, मतलब लेबर हायर करोगे, या मशीनरी। मशीनरी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है ना। या तो मशीनरी हायर करेगा, मशीनरी की मदद से मंगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज फॉर होम विल यू प्रोड्यूस। तुझे ये रोड साइड चलते लोगों को 50 रुपए में 8 मोमोज बेचने हैं, या वो तुझे डिमसम्स बेचने हैं? भाई डिमसम बोलते ही वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना मोमोज की, वरना मोमो मतलब 50 रुपए की प्लेट, डिमसम मतलब 300 रुपए की प्लेट। तो फॉर होम यू विल प्रोड्यूस, तेरा टारगेट सेगमेंट कौन होगा? तो तुम कन्विंस करोगे पापा अभी तो मैं रेडी खोलूंगा, छोटी सी एक थड़ी लगाऊंगा जहाँ पे 50 रुपए प्लेट में मोमो बेचूंगा, सो दैट वहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आके रोज शाम को मोमो खरीद के खा सकें। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना, हाउ टू प्रोड्यूस नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे पहले, फिर कैसे प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस हर जगह कॉमन है। कोई सी भी इकोनॉमी ले लो, जापान की ले लो, यूएसए की ले लो, कुबा की ले लो, नॉर्थ कोरिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, और बाली ले लो, कुछ भी ले लो, थाईलैंड ले लो, और ये हमारे जीवन में भी कॉमन है। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें होती है, लेबर को यूज़ करके या मशीनरी को यूज़ करके। लेबर को इस्तेमाल करके बनाओगे तो चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि मशीन इंस्टॉल करना महंगा पड़ता है। बट लेबर को इस्तेमाल करके चीज़ बनाओगे तो हो सकता है वो उस क्वालिटी की ना बने जैसे एक मशीन बना सकती है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, बट उसकी जगह अगर मशीनरी यूज़ करोगे हो सकता है चीज़ बहुत बढ़िया बन के आए, बहुत कम टाइम में ज़्यादा मोमोज बने, लेकिन मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें कुछ टेक्निकल था नहीं था, चलो एक कॉन्सेप्ट हमारा और खत्म हुआ। सो दीज आर कॉल्ड 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगली बार अगर पापा और दादा के सामने जाओ ना प्लान लेके,
जो समझ लेना वो शार्क टैंक्स हैं और ये 3 क्वेश्चन तो पूछेंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे यूपीएससी देते देते कोई स्टार्टअप खोल के बैठ जाओ, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ कि कल को जब वहाँ पे नाम रोशन करो तो मुझे भूल मत जाना, मैंने ही सिखाया था तुम्हें ये सब, ठीक है ना। चलो अब क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों पढ़ना पड़ रहा है अगेन, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो ज़मीन हो सकती है, चाहे चाहे वो कपड़ा हो सकता है। ज़मीन का जैसे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना, मेरे पास ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा है, तो मैं इस पर या तो हो सकता है एक प्रोडक्ट उगा लूँ, जैसे मैंने सिर्फ कॉटन उगाई, लेकिन मुझे मल्टीपल, क्योंकि मेरी इच्छाएं बहुत सारी हैं कि मेरी ज़मीन पे कॉटन भी उगे, कॉर्न्स भी उगे, शुगर केन भी उगे, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले तो क्या कर रही थी, पूरा लैंड कॉटन को एलोकेट कर रही थी बनाने के लिए, बट अब मैंने सोचा यार नहीं, आई शुड डाइवर्सिफाई माई इनकम। पढ़ाया था ना 11th की रूरल डेवलपमेंट में, द फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर इनकम, कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए, 2-3 क्रॉप्स इकट्ठे उगाओ कि एक ख़राब भी हो जाए तो दूसरा जो है बचा लेगा इज्जत, ठीक है ना। तो जो ये कॉटन है, अब मैंने सोचा इसके साथ में क्या शुगर केन भी लगा देती हूँ, ठीक है ना, शुगर केन भी लगा देती हूँ। तो अब मुझे जो ये कॉटन का लैंड था ये कम करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे कॉटन आधे हिस्से में मैं कॉटन उगाऊँ, आधे में मैं शुगर केन लगाऊँ। अगर मुझे शुगर केन, मैं चाहती हूँ नहीं भाई शुगर केन ज़्यादा उगे, तो शुगर केन अगर मुझे ज़्यादा उगानी है तो मुझे कॉटन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस लैंड में तो क्या उग रही है, शुगर केन। अब सिर्फ इतनी सी ज़मीन बची मेरे लिए कॉटन के लिए, तो मैं क्या अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाल रही हूँ, अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाल रही हूँ किसके, प्रोडक्शन के, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर ये इतना उगाना है तो कॉटन इतनी उगेगी, अगर कॉटन इतनी उगानी है तो शुगर केन इतनी ही उगेगी, ठीक है ना, अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या करता है, ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स यू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स दैट यू कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज। तो मैंने ये जो लैंड है मेरे पास, इसको मैंने फुल यूटिलाइज किया है, एक एक कोने तक मैंने बीज उगाया है, लेकिन मुझे एक कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कितना मैं गेहूं उगा सकती हूँ, कितना मैं चना उगा सकती हूँ, कितनी उसमें शुगर केन लगा सकती हूँ, क्योंकि अगर एक का प्रोडक्शन मुझे इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे वैलेंटाइन पे खर्चा ज़्यादा करना है तो मुझे महीने के बाकी जो महीना बचेगा 14 तारीख बाद, ठीक है ना, 14 से लेकर 28 फरवरी तक मुझे खर्चे संभाल के करने पड़ेंगे। मैं अपने रिसोर्स जो 5,000 रुपये मिलता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। नाउ आई हैव टू सी कि अगर मुझे उन 7 दिनों में बहुत खर्चा करना है तो बाकी जगह खर्चे काटने पड़ेंगे। मुझे लैंड में ज़्यादा शुगर केन उगाना है, मुझे कॉटन कम उगानी पड़ेगी। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो उसी कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये आपकी NCERT में से लिया हुआ है, देख सकते हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो NCERT है। तो देखो, अगर मुझे कॉर्न, मैं पहले सिर्फ कॉटन उगा रही थी, ठीक है ना, तो कॉर्न कितने उग रहे थे, 0। जैसे ही मैंने सोचा नहीं मैं थोड़ा बहुत कॉर्न भी 1 किलो कॉर्न उगाती हूँ, तो मुझे कॉटन का प्रोडक्शन क्या कम करना पड़ा। जैसे ही सी कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं 2 किलो कॉर्न उगा लूँ, 7 किलो कॉटन उगा लूँ। डी 3 किलो कॉर्न उगा लूँ, 4 किलो कॉटन उगा लूँ। तो ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डिफरेंट ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे बना देती हूँ, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर इज व्हाट, ग्राफ। तो डिफरेंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को जो दिखा रहा है दैट इज व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बस इससे ज़्यादा ना आपसे वहाँ पे ग्राफ पूछा जाएगा, ना आपको ग्राफ बनाने को बोला जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। बस इतनी सी बात। बार बार मेरे से क्वेश्चन अपने आप से मत पूछना मैम इतना सफिशिएंट होगा। अरे जब मैं पढ़ा ही इतना रही हूँ दैट मीन्स इतनी ही नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है हमको, ठीक है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है ना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है ना, कितना बनाना है, ठीक है। अब किसी भी देश में मतलब 2 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है? सेंट्रली प्लान्ड नाम से ही सेंट्रल प्लानिंग हो रही है, ठीक है ना। दूसरा है मार्केट इकोनॉमी, मार्केट में प्लानिंग हो रही है।
ठीक है ना। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हु डिसाइड्स व्हाट विल गेट प्रोड्यूस। अगर तो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अगर सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि भाई मेरे यहाँ पे कितना राइस बनेगा, कितने हॉस्पिटल्स खुलेंगे, ठीक है ना, मेरे कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो मतलब सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग हो रही है। दैट इज व्हाट अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज। एवरीथिंग वेयर इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट लेफ्ट ऑन दी पीपल टू डिसाइड कि हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। हमारे यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, सिर्फ जो हैचबैक सेक्शन होता है, ठीक है ना, वो बनेगा। फिर हमारे यहाँ पे सिर्फ 4G तक की सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, वी विल नॉट एक्सपैंड टू 5G। हु इज़ डिसाइडिंग? व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, इसका एग्जाम्पल जो है क्यूबा है। अच्छा, क्यूबा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ज़रा ज्योग्राफी भी देख लेना साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्यूबा का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। जैसे कि चाइना, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज आर सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग हो रही है। इसके विपरीत होता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में वही बनेगा जिस चीज़ की डिमांड है। अगर यहाँ के जो फैक्ट्री वाले हैं उन्हें लग रहा है कि मेरे देश में पार्ले जी बिस्किट की बहुत डिमांड है, या क्रीम वाले बिस्किट की बहुत डिमांड है, बनाओ भाई। किसकी फैक्ट्री लगाएंगे भाई? क्रीम वाले बिस्किट की। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कंट्री में लोग छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटी गाड़ियाँ या लग्जरी कार्स, तो भाई किसकी फैक्ट्री लगाएंगे? अपन भी लग्जरी गाड़ी की फैक्ट्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी की डिमांड है। सो व्हेन एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का मतलब लोगों द्वारा, भाई जो जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की सप्लाई होगी, जो जनता मांग रही है वही हम देंगे। जो बीच में एक ऐड भी आई थी ना, चाय मांगो तो चाय देंगे, चाय पत्ती मांगो तो चाय पत्ती देंगे, जो तुम मांगोगे हम वही प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसका प्राइस अपने आप बढ़ता जाएगा, जिस चीज़ की डिमांड कम है वहाँ का प्राइस एक मॉडरेट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया, इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया। बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भाई दो तरीके से होती हैं। अब देखते हैं अरे और ये गलत हेडिंग है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो नाम से समझ आ रहा होगा, दिमाग पे बोझा नहीं बना के चलना है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्या ऐसा लगा तुम्हें कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा दी मैंने जो समझ नहीं थी? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। तो क्यों डर के बैठे हुए हो? क्यों डर के, क्यों हवा बनाया हुआ था एनसीईआरटी नहीं समझ आती? अब आ तो रही है एनसीईआरटी समझ। चलो चलो जल्दी से आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, माइक्रो मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है। बस इसी को एक्सपैंड करना है। हम ग्रेजुएशन के एग्जाम कैसे देते थे? एक वर्ड पकड़ते थे, उसी को एक्सप्लेन करना चालू कर देते थे। तो बस वो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज छोटा लेवल? एक इंडिविजुअल के लेवल पे हम देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है जब उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है जब मार्केट में बहुत महंगाई बढ़ रही है। एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है जब पूरे देश में रिसेशन है, क्या वो सेव ज़्यादा कर रहा है या खर्चे ज़्यादा कर रहा है। एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है कि कंट्री में पैंडमिक है तो वो डर के घर बैठा हुआ है, अपनी मेजॉरिटी ऑफ द सैलरी सेव कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कल को क्या हो जाएगा, या वो ये सोच के जी रहा है कि अरे पता नहीं पैंडमिक आ गया, कल को हमने बचना है कि नहीं, तो लाओ भाई सारी सैलरी लुटा दो। तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रही हूँ। एक इंडिविजुअल फैक्ट्री, अगर देश में रिसेशन है, मतलब रिसेशन का मतलब ज़्यादा मार्केट में हलचल नहीं है, कोई खरीदने बेचने में चीज़ें इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक इंडिविजुअल फैक्ट्री कैसे बिहेव करेगी? वो लेबर को रखेगी, लेबर को हटा देगी, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, कितना रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक में रखेगी। इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल फैमिली के बारे में, इंडिविजुअल फैक्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग एट द माइक्रो लेवल। दैट इज व्हाट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इसको पूरे एग्रीगेट लेवल मतलब कलेक्टिव लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि पूरे
मतलब ओवरऑल ट्रेंड देख रहे हैं कि ओवरऑल कंट्री में जब रिसेशन आया तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने एग्रीगेट लेवल पे सेविंग का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। फिर मान लीजिए जब पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बढ़ रही है या सिर्फ स्टार्टअप खुल रहे हैं, तो सारे इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल मेजॉरिटी ट्रेंड है कि भैया आजकल बच्चे ग्रेजुएशन करने नहीं जा रहे, आजकल जस्ट सून आफ्टर द ग्रेजुएशन या सून आफ्टर द स्कूल दे आर लुकिंग फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो मैं एग्रीगेट लेवल पे ऑन दी एंटायर लेवल जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ, यहाँ मैं क्या इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही थी, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही थी कि एक इंडिविजुअल पर्सन प्राइस इंक्रीज होने पे अपनी डिमांड को घटाएगा। कि अगर मान लीजिए 10 किलो रुपए प्याज था तो एक इंडिविजुअल पहले 3 किलो प्याज खरीद लेता था, ठीक है ना। जब 10 किलो रुपए में प्याज बिक रहा था तो वो 3 किलो उसका मंथली कंजम्पशन था। अब ये प्याज का प्राइस बढ़ के 15 रुपए किलो हो गया, तो हाउ इज एन इंडिविजुअल बिहेविंग, क्या वो इसको 2 किलो कर देगा कंजम्पशन को, क्या वो सिर्फ अब 1 किलो ही खाएगा प्याज, ठीक है ना। सो हाउ एन इंडिविजुअल फैमिली, हाउ एन इंडिविजुअल फर्म इज बिहेविंग, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिवली पूरे कंट्री में महंगाई है तो सारे लोगों का क्या ट्रेंड है, लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और या कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। सो दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कॉन्सेंट्रेट्स इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज कंज्यूमर, फैमिली, इंडस्ट्री, फर्म, ठीक है ना। इट असरटेन्स हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग इंडिविजुअल्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। सारा समझा दिया, पीपीटी पढ़ा रही हूँ क्यों, क्योंकि मैंने पीपीटी पे पहुंचने से पहले ही, ये पढ़ाने से पहले ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया तुम्हारे दिमाग में। मैक्रो इकोनॉमिक्स देख ले, इट इज द इंटायर इकोनॉमिक फिनोमेना और द ओवरऑल इकोनॉमीज टॉक अबाउट, बेसिकली इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। ओवरऑल एग्रीगेट मतलब क्लब कर देना, टोटल कर देना, that is what is macroeconomics. It includes regional, national, international economies and covers the major area of economy like unemployment, पूरे देश में बेरोजगारी का दर कितना है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम पूरे देश के लेवल बात करते हैं ना। कितने लोग, पहले पावर्टी लाइन कैलकुलेट करते हैं, फिर कितने लोग पावर्टी से नीचे हैं, पूरा पढ़ा था ना हमने चार्ट। देयर आर चर्निंग पुअर, देयर नॉन पुअर, देयर आर ओकेजनली पुअर। तो वो क्या पूरे इकोनॉमी लेवल पे तो बात कर रहे थे, वो कहाँ करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, ठीक है जी। कुछ हुआ टेक्निकल, नहीं हुआ टेक्निकल, ये सारी बातें हमें बता दी, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा उसके एक प्रॉपर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पता हमें सब कुछ था, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी। इसमें भी घबराना मत कि क्या यूटिलिटी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल है। यूटिलिटी is the want satisfying capacity of any product or a service। मुझे बहुत जोर से अभी ये तुम सेशन देख रहे हो, भूख लग रही होगी, ठीक है ना। क्लास खत्म होने के बाद बहुत तेज भूख लगेगी, तो तुम मम्मी को आवाज़ मारोगे, मम्मी रोटी दे दो। मम्मी पहली गरम गरम फलका लेके आ रही है, चपाती दे रही है, तो वो जो चपाती क्या सेटिस्फाई कर रही है, वो तुम्हारी भूख को सेटिस्फाई कर रही है। सो दी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज यूटिलिटी। उस रोटी की यूटिलिटी क्या है कि वो तुम्हारी भूख को सेटिस्फाई कर रही है। पानी की यूटिलिटी क्या है, वो तुम्हारी थर्स्ट, तुम्हारी प्यास को सेटिस्फाई कर रही है। एक आईफोन की यूटिलिटी या मोबाइल फोन की यूटिलिटी क्या है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रही है। सो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी का वैसे का मतलब क्या होता है, यूज। सो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। सीधी सी बात है, भूख लगी है, रोटी खा ली, रोटी क्या कर रही है, तुम्हारी भूख को शांत कर रही है। सो रोटी की यूटिलिटी क्या है, इट सेटिस्फाई और इट हेल्प्स यू रिमूविंग योर हंगर, दैट इज व्हाट इज रोटी की यूटिलिटी। झाड़ू की यूटिलिटी क्या है कि वो सफाई करने में हेल्प करता है। इंटरनेट की यूटिलिटी क्या है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में मदद करता है। किताब की यूटिलिटी क्या है कि तुम्हें जो ज्ञान चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइड कैपेसिटी ऑफ अ
कमोडिटी। अब ये एक लॉजिकल बात हुई। दूसरी लॉजिकल बात, द स्ट्रॉन्गर द डिजायर फॉर समथिंग द ग्रेटर इट्स यूटिलिटी। तुम आगे पीछे रोटी खा रहे हो, हाँ मतलब रोटी खानी है उसके लिए खा रहे हो, बट इमेजिन अ सिचुएशन जब तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, तो वो एक रोटी ही तुम्हें कितनी ज्यादा तसल्ली देगी। कंपेयर करो ना अपनी सिचुएशन कि एक होता है कि हाँ भैया 2 बज गए चलो खाना खा लेते हैं, तो भाई वो खाना खाने के लिए खा रहे हो, टिक करने के लिए खा रहे हो कि पता है भाई खाना खाना होता है, वरना थोड़ी देर बाद लेथार्जिक फील होगा, वीक फील होगा। और एक सिचुएशन ऐसी है, चलो ये रोटी समझ नहीं आ रहा होगा, पिज्ज़ा, जब हम जिमिंग कर रहे होते हैं तो एक ही दिन चीट डे होता है हमारा, ठीक है ना, तो उस चीट डे का इंतज़ार होता है। तो जब हम तब जाके चीट डे पे पिज्ज़ा खाते हैं या छोले भटूरे खाते हैं, तो वो छोले भटूरे क्यों टेस्टी लगने लग जाते हैं ज़्यादा? क्यों? क्योंकि वी हैड अ मोर डिज़ायर, वी वर वेटिंग मोर ईगरली फॉर द चीट डे टू कम। तभी तो वो छोले भटूरे आगे पीछे खा रहे थे, छोले भटूरे। बट जब हम चीट डे का वेट करके छोले भटूरे खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं, देन उस छोले भटूरे की सेटिस्फाइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है कि भाई आज चीट डे, आज कुछ भी खा सकते हैं, छोले भटूरे एक यूनिट ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव समथिंग द ग्रेटर इज इट यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी अब सब्जेक्टिव है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन जो जिमिंग नहीं कर रहा है, चीट डे का वेट नहीं कर रहा है, उसको छोले भटूरे की प्लेट रखो, और एक ऐसा व्यक्ति है जो 7 दिन जिमिंग कर रहा है और भाई चीट डे का वेट कर रहा है, उसको छोले भटूरे की प्लेट रखो। किसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा है? मैंने हीटर गिफ्ट किया एक फ्रेंड को जो बॉम्बे रहता है, वो कहेगा यार ये क्या दे दिया, दैट हीटर इज ऑफ नो यूज टू माई फ्रेंड हु इज लिविंग इन बॉम्बे। वही सेम हीटर मैंने अपने फ्रेंड को दिया जो कि असम में रह रहा है या कश्मीर में रह रहा है या हिमाचल में रह रहा है, तो उस हीटर की यूटिलिटी वो दैट फ्रेंड विल से थैंक यू सो मच नान, कि हाँ मेरे तो बहुत काम आने वाला है। तो यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। यूज किसके लिए ज़्यादा है हीटर का? अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ कोल्ड वेदर एरिया। ठीक है ना। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है ना। अब मैं एक गैजेट, ठीक है ना, मैं नया आईफोन, तुम्हारी तुम मान लो तुम पापा हैं, ठीक है ना, पापा आईफोन लेके आए, किसको ज़्यादा खुशी होगी? वो आईफोन तुम्हारे दादी को दें और वो आईफोन तुम्हें दें, हु विल बी मोर हैप्पी? उस आईफोन की यूटिलिटी लाइफ में किसकी ज़्यादा है? फॉर दादी के लिए वो एक ही चीज़ है, क्या फ़ोन, मुझे तो बेटा चलाना नहीं आएगा, वो शायद खुश भी नहीं होंगी फ़ोन देख के कि मुझे क्या पता। बट वही आईफोन वो तुम्हें मिल जाए तो तुम लोग तो ज़मीन से 2 फीट ऊपर खिंच जाओगे। आज पापा ये कौन सा प्यार है कि आईफोन ला दिया बिना मांगे, वो भी बिना ये बोले कि कुछ करके दिखाएगा तब लेके दूंगा आईफोन। तो यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कश्मीर और बॉम्बे का एग्जाम्पल, आईफोन का एग्जाम्पल कि आईफोन दिया दादी को, आईफोन दिया तुम्हें, तो कौन उछलेगा ज़मीन से 2 फीट ऊपर? तुम लोग उछलोगे। ठीक है। आई विश ये दिन तुम सबको एक बार ज़िंदगी में देखने को ज़रूर मिले कि तुम्हें बिना मांगे कोई एप्पल आईफोन या वॉट एवर गैजेट यू वर लुकिंग फॉर वो मिल जाए। ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कुछ टेक्निकल था नहीं था भाई, यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है। यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट, उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी चेंज करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है कार्डिनल यूटिलिटी। ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्या कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जिसने भी बनाया था ना, वो ये कह रहा था कि भाई जो यूटिलिटी है ना, इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि भाई मेरे को गोलगप्पे खाने से 10 यूनिट यूटिलिटी मिली, मुझे एक रोटी खाने से 50 यूनिट यूटिलिटी मिली। ये आप कहोगे मैम कैसे एक पर्टिकुलर नंबर पे कैसे आए? हमें उस पर नहीं जाना, बस आपको ये समझना है कि कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जिसने डेवलप किया था वो ये कह रहे हैं कि भाई वो अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बस। तो ये कहता है कार्डिनल यूटिलिटी। अदरवाइज क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्या कि मैंने जब डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया, आप ये बोल सकते हो हाँ मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा हट। बट ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैंने जब डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया था तो मुझे 300 यूनिट यूटिलिटी मिली थी, और जब मैंने पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाया तो मुझे 250 यूनिट यूटिलिटी मिली थी। नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट। बट कार्डिनल यूटिलिटी कहता है कि यू कैन एक्चुअली क्वान्टिफाई इट। बस इतना सा समझना है। ठीक है ना। अब चलते हैं मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है ना। यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना। अब मैंने 3 रोटी खाई, मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना डिराइव हुआ, दैट इज व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। ठीक है ना। मैंने 1 प्लेट गोलगप्पे खाए, मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज दी change in the total utility due to change in the consumption of one additional unit of a commodity. कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये सब ऊपर से क्या होगा तुम्हारे भूख लगी है क्लास के बाद, ठीक है ना। पहली रोटी खाई, फर्स्ट रोटी लेके आई मम्मी, 50 यूनिट मान लेते हैं यूटिलिटी मिली, ठीक है ना। हम ये बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, यहाँ बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो फर्स्ट रोटी आई 50, बहुत, क्योंकि उस टाइम इतनी भूख लगी होती है, तो पहली रोटी ओहो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें आता है। मम्मी एक और रोटी लाना, मम्मी सेकंड चपाती लेके आई, क्योंकि अब एक रोटी खा के थोड़ी सी भूख शांत हो चुकी थी, तो अब मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 40 यूनिट्स यूटिलिटी, क्योंकि अब मैं उतना स्टार्व नहीं कर रही हूँ। तो ये हो गई मेरी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है? इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मैंने एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी खाया, तो मुझे कितना एडिशनल यूटिलिटी मिला? 10 यूनिट्स। कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 10 यूनिट्स का। फिर मम्मी लेके आई थर्ड रोटी, अब मुझे इसमें सिर्फ 20 यूनिट्स मिली, क्योंकि अब मेरा पेट सफिशिएंटली अच्छे से भर चुका था, ठीक है ना। अब ये जो यूटिलिटी है और डिमिनिश हो जाएगी। बेसिकली इसका ये ग्राफ देखते हैं। जब फर्स्ट यूनिट खाया था तो 12 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी 12 ही है। जब मैंने एक एडिशनल यूनिट खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई मेरी? 18। कैसे? 12 + 6, ठीक है ना। जब तीसरी खाई तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 22 यूनिट्स। तो अब 18 में से 22, तो सिर्फ एडिशनल यूटिलिटी कितनी हुई मेरी? 4 यूनिट की। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। कितना हो रहा है चेंज यहाँ पे? 4 यूनिट का। फिर 22 से 24, जब मैंने फोर्थ रोटी खाई तो अब मेरी टोटल यूटिलिटी सिर्फ 24 है, पर थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि अब मेरा पेट पूरा भर चुका है, तो एडिशनल 2 यूनिट ही मिली। आप मेरे को और खिलाए जा रहे हो। बाय द टाइम यू रीच द लास्ट गोलगप्पा, तब तक पेट भर चुका होता है, मिर्ची भी लगनी चालू हो चुकी होती है। अब उसके बाद वो एक और खिलाएगा, तुम्हें कोई अब मजा नहीं आ रहा। जितना मजा तुम्हें फर्स्ट गोलगप्पा खा के या फर्स्ट रोटी खा के आया था, उतना ही सेटिस्फैक्शन क्या लास्ट गोलगप्पे में आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि अब नाउ योर स्टमक इज मोर और लेस फुल। तो बाय द टाइम फोर्थ रोटी लेके आई मम्मी तो कुछ खास नहीं इंक्रीज हुआ यूटिलिटी में, ठीक है। बाय द टाइम फिफ्थ रोटी लेके आई मम्मी, फिफ्थ गोलगप्पा खाया, तो यूटिलिटी रिमेन्स दी सेम। मम्मी बस हो गया, अब और कुछ नहीं, अब और नहीं जा रहा। सो चेंज इन यूटिलिटीज हाउ मच? 0। एंड बाय द टाइम मम्मी, क्योंकि तुम प्यार कर रही है, मम्मी पता है बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ले भाई लाडा बेटा, राजा बेटा खा एक और रोटी, छठी रोटी। तो अब मम्मी ये जो है ना बाहर आ जाएगा, बस करो और प्यार मत दिखाओ। तो जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई। मतलब आनंद आने की जगह, सेटिस्फैक्शन आने की जगह अब डिससेटिस्फैक्शन हो गया मुझको। क्यों? क्योंकि इतना खिला दिया, जरूरत से ज्यादा खिला दिया, तो वो अच्छा लगते लगते बुरा हो गया है कि इतना ज्यादा खिला दिया मम्मी कि अब ये बाहर आने वाला है, बस कर दो। तो अब जो है यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है मेरी। कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी। इसका तात्पर्य क्या है कि इनिशियली जब आप इंक्रीज करते हो अपना कंजम्पशन, ठीक है ना, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन आपका जो कंजम्पशन, एक एडिशनल यूनिट से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आ रहा है, वो डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि इट विल गेट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो गया? यू कैन सी इट इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा। ये तो तुम्हें भी पता है, रोटी खाओगे पहले वाला ओह बहुत आनंद आ रहा है, सेकंड वाले में हाँ ठीक है, थर्ड में ओके मम्मी, फोर्थ आते आते मम्मी बस, एंड फिफ्थ में मम्मी मैं बाहर फेंक दूंगा, अब ये सारा बाहर आ जाएगा। तो अब आप नेगेटिव में चले गए हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इनिशियली तो ग्राफ जो है बढ़ता है, घटता है, मतलब कांस्टेंट, एंड देन इट कम्स टू द नेगेटिव। ये ग्राफ हो गया, ये हो गई नेगेटिव टेरिटरी। बट अगेन
आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, बस जितना समझाया है उतना जो है सफिशिएंट है. सो मेजर्स ऑफ यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है फ्रॉम कंज्यूमिंग each additional unit of a commodity declines as the consumption increases. जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है. ठीक है ना? वाइल कीपिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटीज कांस्टेंट. हमें मान के चलना पड़ेगा हम बाकी कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बाकी कंजम्पशन वैसे का वैसा ही है. अगर हम एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करें तो हमारा जो marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as the consumption. जैसे जैसे consumption increase होगा हमारा जो change in satisfaction है वो decrease होता जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा पेट भरता जाएगा और एक टाइम आएगा कि अब जो है जो बचा कुछ है वो भी बाहर आ जाएगा. So after point of time it becomes constant and there's a time जब ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर मम्मी खाना खिलाना नहीं रुकी तो. ठीक है? सो दैट इज व्हाट सेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो एक बार पीछे चले, हमने क्या क्या पढ़ा. तो क्योंकि तुम लोग क्या घबरा बहुत जल्दी जाते हो, तो स्टार्ट करी थी हमने स्टोरी कहाँ से? वैलेंटाइन डे मनाने से, वो महोत्सव बनाने से, कि हमें वहाँ पता चला कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है. फिर उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी. क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है? इट इज स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स. रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड. ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है ना, वो सबके साथ कॉमन है कि तुम क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे और किसके लिए बनाओगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ठीक है ना? हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर की हेल्प लेके या मशीनरी की हेल्प लेके. ठीक है ना? उसके बाद हमने बात करी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. एक ज़मीन है मेरे पास, एक ज़मीन का टुकड़ा है. ठीक है ना? या तो मैं उसमें से सारा ज़मीन के टुकड़े पे चावल की खेती करूं. ठीक है ना? अगर मैं चाहती हूँ नहीं मैं चावल और गेहूं दोनों उगाऊं, तो मुझे चावल का जो पोर्शन है, ठीक है ना, वो कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस एरिया में मैं क्या उगा रही हूँ, इस एरिया में मैं अब गेहूँ उगा रही हूँ. तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए कि अगर मैं चावल इतना उगा रही हूँ तो गेहूँ कितना उगेगा, अगर चावल को इंक्रीज़ करना है तो गेहूँ मुझे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के जो कॉम्बिनेशन हैं, दैट इज़ बीइंग शोन बाय दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है ना? बराबर से. फिर हम उसके बाद आए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, एक मार्केट इकोनॉमी. सब अपने सोचते रहो दिमाग में, फटाफट फटाफट बीच बीच में रिवीजन. क्यों? ताकि तसल्ली आती रहे कि ये सब चीज़ें तुम्हें पता थी. सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जहाँ सब कुछ बैठ के बीच में एक ही अथॉरिटी डिसाइड करती है, विच इज़ गवर्नमेंट. क्या बनेगा, कितने में बिकेगा, क्या हम नहीं बना सकते, क्या हम बना सकते हैं. वेयर दूसरी चीज़ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई. चीनी मांगोगे चीनी देंगे, चाय पत्ती मांगोगे चाय पत्ती देंगे, चाय मांगोगे चाय देंगे. मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स एवरीथिंग. एग्जाम्पल इंडिया. ठीक है? उसके बाद हम आए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. माइक्रो एक छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे. ठीक है ना? फिर हमने बात करी यूटिलिटी की. बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है ना? गोलगप्पे खा के कितना क्या मिल रहा है, मेरी भूख शांत हो रही है. ठीक है ना? पढ़ के बुक, कोई नई बुक खरीद के मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरा जो इंटेलेक्चुअल एपेटाइट है उसको तसल्ली मिल रही है. इट इज़ फूड फॉर माई ब्रेन, इट इज़ फूड फॉर माई थॉट. व्हाट? कोई नई किताब. ठीक है? देन वी स्टडीड एंड टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी वाले लोग कहते हैं कि भैया जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि भाई किताब पढ़ के 200 यूनिट यूटिलिटी मिली, गन्ना खा के 300 यूनिट मिली, गोलगप्पे खा के नहीं, चीज़ बर्स्ट खा के तो भाई पूछो ही मत, इन्फिनिटी यूटिलिटी टू द पावर इन्फिनिटी. ठीक है? सो दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी. आई थिंक आई एम मिसिंग पिज्जा अ लॉट. ठीक है? तो मेजर्स ऑफ यूटिलिटी. मेजर्स ऑफ यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी कि टोटल सेटिस्फैक्शन कितना डिराइव हुआ. मार्जिनल यूटिलिटी में भाई एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मेरे यूटिलिटी में कितना चेंज आया, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, वो कौन करता है मेजर? मार्जिनल यूटिलिटी. हो गई यहाँ तक की कहानी खत्म एंड रिवाइज. भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना? ठीक है.
ये मैं अपने आप को तसल्ली देती रहती हूँ सोच सोच के कि हाँ भाई मेरे बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे, एकदम बराबर से समझ रहे हैं, बस यही सोचती रहती हूँ। एनीवे चलिए तो ये हो गया जी। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ डिमांड। क्या लगता है डिमांड मैम? डिमांड मतलब विलिंगनेस टू बाय, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक कंट्री है या मैं हूँ, ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक सी क्लास मर्सिडीज़ हो, ठीक है ना। सी क्लास बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत बहुत अच्छी सोच है, आपको एक मर्सिडीज सी क्लास चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे सारे दोस्त हैं कि जिनको सी क्लास मर्सिडीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो क्या मर्सिडीज वाले ये कह सकते हैं कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे मेरे कंज्यूमर्स खड़े हैं, या मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, ये 5 लोग, ठीक है ना। मान लीजिए एक कंट्री में 5 ही लोग हैं, ठीक है ना, मर्सिडीज ने अपनी यहाँ पे शोरूम खोला, ये 5 लोगों की इच्छा है मर्सिडीज खरीदने की। तो क्या मर्सिडीज वाले अपने डेटा में ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये देखो एटलीस्ट इस कंट्री में 5 यूनिट्स ऑफ कार या 5 गाड़ियों की तो डिमांड है? क्या वो कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कंक्लूड कर सकते, क्योंकि इच्छा होना विलिंगनेस होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। आई शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी, I should also have the capacity to buy that car will show the actual demand for the product. इच्छा है लेकिन जेब में पैसे नहीं हैं, तो कहेगा मैं क्या करूं, मर्सिडीज वाला कहेगा दैट डज नॉट शो द एक्चुअल डिमांड, ठीक है ना। ऐसे तो कितने लोगों की इच्छा है मर्सिडीज खरीदने की, इच्छा तो सबकी होती है, घर के नीचे बीएम भी खड़ी हो, बट क्या आपकी विलिंगनेस के साथ आपके पास आपकी पॉकेट्स भी हैं कि नहीं है टू बाय, योर एबिलिटी and affordability to buy that product or not will show the demand for that product. अगर मान लीजिए इस 5 में से सिर्फ 3 लोग अफोर्ड कर पाते हैं, उनकी इच्छा भी है प्लस अफोर्डेबिलिटी भी है, then this will be the demand for that product. So demand is what? The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy, मतलब इच्छा है खरीदने की, and plus is able to buy at a given price. ये नहीं कि जब डिस्काउंट मिलेगा तब खरीद लूंगा, जो अभी प्रिवेलिंग प्राइस है उस पे मेरी इच्छा प्लस मेरी अफोर्डेबिलिटी, इच्छा प्लस अफोर्डेबिलिटी है टू बाय is called the demand for the product. तो कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, प्लस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इच्छा है अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं है, देन ऑल्सो इट इज नॉट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इच्छा प्लस अफोर्डेबिलिटी, विलिंगनेस प्लस अफोर्डेबिलिटी, ठीक है ना, तो भूलना मत। अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये क्या कह रहा है कि अगर हम सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रख दें, अब ये जो मैंने पहले बोला ना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इफ दी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उस पर बात करेंगे। तो अगर हम 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करें विच इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड तो क्या रिलेशन निकल के आता है? उल्टा रिलेशन निकल के आता है। और ये रिलेशन कौन डिफाइन करता है? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड 2 कौन सी चीज़ों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा है? ये कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाती है। एग्जाम्पल, कोविड से पहले मैं डोमिनोज जाती थी तो वहाँ 100 रुपये का पिज्ज़ा होता था, ठीक है ना। डोमिनोज का एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो जो आई थिंक सिंगल्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो प्राइस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। तो 100 रुपये का पिज्ज़ा आता था तो मैं 2 पिज्ज़ा खाती थी, ठीक है ना। ये 2 20 नहीं है, ये 2 है। अब मैं डोमिनोज गई, कोविड में बंद था डोमिनोज, उसके बाद में गई तो पता चला भैया डोमिनोज वालों ने प्राइस बढ़ा दी। अब जो पिज्ज़ा है वो 150 रुपये का मिलता है। अब कितने का मिलता है? 150 रुपये का मिलता है, ठीक है ना।
what will I do? I will eat just one pizza. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कम, ठीक है ना। अब मान लीजिए वो आपने सोचा आज जोमेटो से ऑर्डर करेंगे और वहां पे ना वो कूपन लग गया, कूपन लग जाता है ना, अप्लाई कूपन, गेट एन ऑफ 75 रुपीज, गेट 50% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो मैंने वो जोमेटो का ना जो कूपन लगा दिया, तो ये जो पिज्ज़ा का प्राइस है ना, अब ये जो पिज्ज़ा जो था ये मुझे 75 रुपीज़ का पड़ा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो मैं क्या बोलूँगी यार, ये तो मज़े आ गए, ठीक है ना। 75 रुपये में पिज्ज़ा मिल रहा है। फ्रेंड को भी फ़ोन करो, तूने पिज्ज़ा खाना है, बोलेगी हाँ। सो हमने क्या किया, हमने टोटल 3 पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिए। क्यों? क्योंकि अब प्राइस जो है कम हो गया है, तो दोस्त बोल रहा है यार मेरे लिए भी मंगा देना। तो ये कूपन लगने से बेसिकली हुआ क्या था, वो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, ये जो कूपन लगते हैं दे आर स्लैशिंग दी प्राइस, बिकॉज दीज कंपनीज नो द लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे ही प्राइस कम होता है किसी चीज का तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है। पहले हम सिर्फ 1 प्लेट बिरयानी ही ऑर्डर करने वाले थे, कूपन लग गया तो प्राइस कम हो गया बिरयानी का, तो अब हम 2 प्लेट बिरयानी ऑर्डर करेंगे या बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर देंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ 100 से 150 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो गई। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक वेरिएबल अगर ऊपर जा रहा है, x अगर ऊपर जा रहा है तो y क्या है, नीचे आएगा। ये देखो x नीचे है तो y ऊपर है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। सब्जी महंगी हो गई है बेटा, प्याज में आज गई मंडी तो पता चला भैया प्याज बहुत महंगे हो गए, तो मैं तो फिर 1 किलो ही प्याज ले आई। सुना होगा मम्मी के मुंह से। तो क्या तुम्हें ये लॉ ऑफ डिमांड पहले से नहीं पता था? पता था, बस उसे ये नहीं पता इसको लॉ बोलते हैं। और अच्छा इकोनॉमिक्स शुरू से आती है, हाँ आती है, कि हर घर में चल रही है इकोनॉमिक्स। सो दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। दैट इज हाउ दीज कंपनी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम कूपन लगा के प्राइस स्लैश कर देंगे, लोग क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे हमसे। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आप में से कुछ होशियार बच्चे हैं, वो बोलेंगे मैम हमें नहीं फ़र्क पड़ता, पिज़्ज़ा 100 रुपये में आए या 150 आए, अपन तो डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा खाएंगे। भाई डोमिनोज का पिज्ज़ा खाएगा चाहे जितने मर्जी आए, ठीक है ना। आईफोन में आईफोन ही खरीदूंगी चाहे वो 70,000 का है या 1,20,000 का है। तभी मैंने बोला था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यहाँ पे लिख दिया था मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम पिज्ज़ा महंगा हुआ तो आज दादी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, कि कोई बात नहीं मन मत मार बेटा जा खा ले, ठीक है ना। या फिर मैं इतनी रिजिड हूँ कि मैं अपने टेस्ट को लेके पर्टिकुलर हूँ कि भैया नो मैटर व्हाट मैं तो सिर्फ फैंटा ही पीऊँगी, फैंटा का प्राइस मिरिंडा से आज कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाए, आई डोंट केयर, आई नीड फैंटा, आई विल कंज्यूम फैंटा। तो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऐसे हैं कि नो मैटर व्हाट, मैं अगर पक्की हूँ मुझे ये खाना तो मेरे को खाना ही है, फिर मैं प्राइस की चिंता नहीं करूँगी। या अगर मैं प्राइस की चिंता कर रही हूँ तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है, दादी ने पैसे ज़्यादा दे दिए कि बेटा मन मत मार ले खा लेना बेटा तू पिज़्ज़ा, राजा बेटा पिज़्ज़ा खाएगा। तो तभी मैंने बोल दिया था वी आर कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, वी आर अज्यूमिंग कि आप एक रैशनल पर्सन है, आपकी इनकम स्टेबल है, आपके टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो। अब हम अगर रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, तो एक रैशनल ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड वो कम कर देगा, वो कम कंज्यूम करेगा उस चीज़ को, उसकी उस कमोडिटी की डिमांड को वो कम कर देगा। और जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा तो उसकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे ये देखो, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स होना चाहिए, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड, हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है ना। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको अगर हम ग्राफ बना के प्रेजेंट कर दे उसको डिमांड कर्व बोल देते हैं। लाओ हम बनाते हैं आज डिमांड कर्व। सो बेसिकली डिमांड कर्व की डेफिनेशन, द डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड chosen by a consumer and the price of the good when shown by a graph। आओ ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है ना। तो प्राइस
क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइस किसका मान लीजिए, आलू। आलू जब प्राइस था 10 रुपये तो 5 किलो खरीदते थे। जब प्राइस हो गया 20 रुपये तो हम 4 किलो खरीदते थे। प्राइस हो गया 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से तो हम 3 किलो। फिर ये जब 20 हो गया, सॉरी ये 40 हो गया, अब ये 40 हो गया तो हम 2 ही किलो आलू खरीद रहे हैं। बनाएं इसका ग्राफ, बनाएं इसका ग्राफ, लो जी बनाते हैं। यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों बना के दिखा रही हूँ तुमको ग्राफ, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी से जो है चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है ना। तो प्राइस हो गया हमारा 10, 20, 30, 40। तुम कहो कि भाई, और तुमसे कोई बोलेगा नहीं बना के दिखाने को, ये तो फिर सिर्फ ताकि क्लैरिटी आ जाए तुमको। 1, 2, 3, 4, 5, आओ प्लॉट करें। जब प्राइस 10 था, जब प्राइस 10 था तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 5, दिख रहा है। जब हमारा प्राइस 20 हो गया, प्राइस 20 हो गया तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 4। 30 हो गया, 40 हो गया प्राइस, तो अब हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, हम सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो मैंने क्या देखा कि जो डिमांड कर्व है, ये क्या है, ये क्या है मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। और मुझे क्या पता चला कि ये जो डिमांड कर्व है ये नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, नीचे की तरफ है, यूं जा रहा है। दैट मीन्स इट इज नेगेटिव स्लोपिंग। वाई इट इज नेगेटिव स्लोपिंग, क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक अगर ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, बस ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये जो कर्व बना, ये जो कर्व बना जो नेगेटिव स्लोपिंग है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दैट इज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है जी, चलो व्हाट इज इलास्टिसिटी, एक नया कॉन्सेप्ट। समझ आया ना अभी तक, कुछ लगा ऐसा कि ओहो क्या पढ़ लिया, ये नहीं पता था। सिंपल लॉजिकल बातें कर रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है जी। चलो जी, अब इलास्टिसिटी, लचीलापन। कोई चीज़ कितनी खिंच सकती है, तुम कितने इलास्टिक हो, कितने एजाइल हो, कितने फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जब बाहर शोर होता है, मान लो जब सारी सिचुएशन से एकदम काम पीस, तो तुम कितने घंटे पढ़ लेते हो, 5 घंटे पढ़ लेते हो। बाहर थोड़ा सा शोर होना चालू हुआ, ठीक है ना, तो तुम्हारी जो तुम पे इम्पैक्ट आएगा उसका, तो तुम हो सकता है 5 की जगह आज 3 घंटे ही पढ़ पाओ। आज सुबह से सहेली का फ़ोन नहीं आया, ओह मेंटली डिस्टर्ब है, आज तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए। तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, उससे तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पढ़ाई के ऊपर क्या चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कितना कोई किसी चीज़ में चेंज आ रहा है, इलास्टिक होता है ना, कितना खींच सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं। तो हम इलास्टिसिटी में क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी, किसके रिलेशन में, प्राइस के रिलेशन में, ठीक है ना। अगर हम किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज कर रहे हैं तो उससे उसकी डिमांड पे कितना चेंज आ रहा है। मान लीजिए प्राइस चेंज हुआ 10% से, कोई चीज़ थी 10 रुपए की, अब वो 11 रुपए की हो गई है, ठीक है ना। कोई चीज़ पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब 11 रुपए की हो गई है, तो ये कितना चेंज हुआ, 10% ही तो चेंज हुआ। 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए, 10 रुपए का 1% होता है 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए का 1% 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए। तो ये अब 1 रुपए ऐड कर दिया, तो अब ने जो है 11 रुपए हो गया, मतलब कितना प्रतिशत चेंज आया प्राइस में, 10%। वेयर एज इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ऊपर 20% चेंज आ गया। पहले 10 यूनिट बिकते थे, अब 8 ही बिक पाए, तो 20% चेंज आ गया। तो प्राइस मैंने इतना सा चेंज किया, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी सी चेंज हो गई। ये कौन दर्शाता है, इट इज शोन बाय इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन दी वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल. एक कितना चेंज हो रहा है उससे दूसरा, एक वेरिएबल को कितना चेंज करने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है इज शोन बाय दी इलास्टिसिटी. राइट, चलिए. तो इट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आ रहा है. फॉर्मूला परसेंटेज चेंज, चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज. ये परसेंटेज वर्ड याद रखना कैसे. आओ एग्जाम्पल से देखते हैं. प्राइस 5 से हो गया 7, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 15 से 12. तो फॉर्मूला क्या देखा था मैंने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज कैसे, बचपन में 5th स्टैंडर्ड में आ गई थी परसेंटेज कैलकुलेशन. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं. 7 - 5, 7 - 5 इज 2. 2 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100. परसेंटेज चेंज ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं. इन दोनों का 7 - 5 इज इक्वल टू 2. 2 5 का कितना हिस्सा है. ये जो 2 चेंज आया है ये 5 का. अरे मैं परसेंटेज क्यों सिखा रही हूँ, ये तो लॉजिकल है, ये तो मैथ्स है, वो भी 5th स्टैंडर्ड की. 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%. ठीक है. अब क्वांटिटी डिमांडेड में पहले क्वांटिटी 5 रुपए में 15 यूनिट बिकता था, 7 रुपए में अब 12 यूनिट ही जो है लोग डिमांड कर रहे हैं. तो 12 - 15 इज इक्वल टू 3. 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 कितना हुआ, ये 5 आ, ठीक है ना, 5 और ये 20%. ठीक है ना. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 20%. अब क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स विच इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स इज 20%. 20% डिवाइडेड बाय 40%. तो क्या आएगा हमारे पास 0.5%. दिस इज व्हाट इज इलास्टिसिटी. बस इतना सा था. तो यहाँ पे क्या परसेंटेज चेंज, अदरवाइज रियल फिगर नहीं निकल के आएगा. सो दिस इज व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क आ रहा है. ठीक है ना. अब 3 स्थिति होती है. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस चाहे जितना मर्जी चेंज कर लो, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज नहीं होगी. परफेक्टली इनइलास्टिक, वी आर इनइलास्टिक, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द चेंज इन प्राइस. पेप्सी पीनी है तो पीनी ही है, प्राइस उसका 20 रुपए की जगह 22 हो जाए, वी विल स्टिल कीप डिमांडिंग पेप्सी ओनली. दैट इज इनइलास्टिक डिमांड, कि प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए द क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज. क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट विल रिमेन द सेम. दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है ना. फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो गई. आपने 1 रुपए भी अगर चेंज किया है प्राइस में, तो मान लीजिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अचानक से इनफाइनाइट चेंज हो गई. ठीक है ना. रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं एग्जिस्ट करता ऑफ व्हाट, ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज किया, अगर प्राइस में इतना चेंज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इतनी चेंज होगी. ठीक है ना. इन इलास्टिक में क्या था, प्राइस इतना चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी उतनी ही है पहले के पहले, देयर इज नो चेंज. एंड यूनिटरी, ये यूनिटरी इलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक. और परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, प्राइस इतना सा चेंज हुआ और जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड वो इनफाइनाइट चेंज हो गई. बस ग्राफ्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम से इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल इक्वल, एंड परफेक्टली इलास्टिक प्राइस में इतना सा भी चेंज किया तो इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, चलते हैं. अब फैक्टर्स इफेक्टिंग दी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है ना. कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसके ऊपर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को. फर्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. किसी भी चीज़ के लिए हमारा क्या टेस्ट है. ठीक है ना. अगर मैं बहुत वो रिजिड हूँ कि भाई मुझे तो डोमिनोज का ही पिज्ज़ा अच्छा लगता है, नाउ नो मैटर उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आई स्टिल ईट हाउ मच एवर आई वॉन्ट टू ईट.
तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कस्टमर की, ठीक है ना। फिर उसके बाद टाइप ऑफ गुड, टाइप्स ऑफ गुड्स अभी पढ़ेंगे उसको डिटेल में, ठीक है ना। तो अभी इसको छोड़ दो एक बार, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके डिमांड पे। मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दोज प्रोडक्ट्स मोर। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आप रेस्टोरेंट में पहले एक बार जाते थे महीने में, अब आप 4 बार जाओगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, यू स्टॉप कंज्यूमिंग दोज प्रोडक्ट्स, जैसे कि अनब्रांडेड जीन्स हो गई, ठीक है ना। पहले आपकी इनकम मान लीजिए 10,000 रुपये थी, ठीक है ना। तब आप अनब्रांडेड जीन्स पहनते थे, अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है, यू विल नॉट वेयर अनब्रांडेड जीन्स, यू विल स्विच टू ब्रांडेड जीन्स। तो इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये दोनों चीज़ें अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर की इनकम और डिमांड पे। अभी तक हम किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हम किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड दी इनकम। तो कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से किस तरीके से गुड्स को कैटेगराइज किया गया है। सो गुड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर लग्जरी, कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटी एंड कंफर्ट, गिफन एंड वेबलिन, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती है, मैं उन गुड्स को, कौन से गुड्स, एक श्रेणी, एक कैटेगरी ऑफ गुड्स होती है नॉर्मल गुड्स जिनको बोलते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी मैं इन गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगी। जैसे कि ब्रांडेड जीन्स, मेरी इनकम जब 10,000 रुपये थी तो मैं एक ब्रांडेड जीन्स खरीदती थी, ठीक है ना। अब मेरी इनकम 50,000 हो गई है तो मैं अब 2 ब्रांडेड जीन्स खरीदती हूँ। तो जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस। यहाँ पे हम क्या प्राइस का रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर रहे कि, वरना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो क्या है, वो तो नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे हम किसका रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम इंक्रीज कर देते हैं, इनकम डिक्रीज होती है तो ये जो नॉर्मल गुड्स हैं इनकी डिमांड हम डिक्रीज कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी जिनको माना जाता है, वो भले एक्चुअल में लो क्वालिटी ना हो बट वो सब्जेक्टिव है। मेरे लिए लेवाइस की जीन्स इन्फीरियर प्रोडक्ट है क्योंकि मैं तो सीके की जीन्स पहनती हूँ, हो सकता है किसी के लिए लेवाइस की जीन्स ही एक बहुत बड़ी बात हो खरीदना, तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं जाएंगे हम। ये देखेंगे इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, विच आर यूजुअली जहाँ पे इनकम आपकी जब इंक्रीज होती है ना, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को कम डिमांड करते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप ऐसे प्रोडक्ट्स को कम डिमांड करते हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई पैसे कम थे पहले, कम सैलरी थी तो मेट्रो पकड़ के जाते थे कम सैलरी थी पहले तो मेट्रो पकड़ के जाते थे, ठीक है ना। तो इनकम जब मेरी इनकम 10,000 थी तो मैं एक बार मेट्रो यूज़ करती थी। अब मेरी इनकम हो गई है 50,000 रुपये, आई विल नॉट यूज़ मेट्रो, ज़ीरो कंजम्पशन ऑफ मेट्रो, मैं कैब से जाऊंगी। तो मेरी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है डिक्रीज हुआ। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम इंक्रीज हुई है, आई विल स्टॉप यूजिंग द इंफीरियर बिकॉज आई विल स्विच टू द बेटर क्वालिटी गुड्स। नाउ आई हैव स्विच्ड फ्रॉम मेट्रो टू दी माई ओन कार और सम कैब सर्विसेज, राइट। चलिए लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें
आपकी इनकम जिस परसेंटेज से इंक्रीज होती है उससे ज़्यादा आप इन गुड्स के ऊपर खर्चा बढ़ा देते हो। नहीं समझ आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगी, ठीक है ना। जब मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी, जब मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी, तो मैं लग्जरी गुड्स जैसे कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना, पीवीआर में मूवी देखना, ठीक है ना, तो मैं अपनी सैलरी का 10% हिस्सा किस पे खर्च करती थी? लग्जरी गुड्स पे, ठीक है ना। जब मेरी सैलरी 10,000 थी तो मैं सिर्फ 10% ही लग्जरी गुड्स के ऊपर खर्च कर पाती थी। लेकिन अब मेरी सैलरी जो है हो गई है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, तो मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 10 टाइम्स। मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो जब मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो तकरीबन मान लीजिए मैं महीने के 40,000 रुपये लग्जरी गुड्स पे खर्च करती हूँ। तो मेरी इनकम तो इंक्रीज हुई है 10 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे कितना खर्च कर रही थी मैं? 1,000 रुपये। लेकिन मेरा कंजम्पशन या मेरा एक्सपेंडिचर ऑन दी लग्जरी गुड्स कितना चेंज हुआ है? 40 टाइम्स। जब मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी तो मैं सिर्फ 10% ही खर्च करती थी लग्जरी गुड्स पे। जैसे ही मेरी सैलरी 1,00,000 हुई, मतलब मेरी सैलरी इंक्रीज कितनी हुई? बाय 10 टाइम्स। मेरी सैलरी इंक्रीज हुई बाय 10 टाइम्स, बट मेरा लग्जरी गुड्स पे एक्सपेंडिचर, मेरी लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है 40 टाइम्स। तो ये अब पढ़ो डेफिनेशन। The goods for which demand increases more than what is the proportional as income rises. इनकम मेरी 10% 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है, लेकिन मेरी स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स 40 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स में फर्स्ट कैटेगराइजेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पे चलते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं ये देखो, ये एग्जाम्पल हो गए नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड लग्जरी गुड्स के, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो आप एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हो। चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लो, पेप्सी नहीं है तो कोक पी लो, पेप्सी नहीं है तो थम्स अप पी लो, ठीक है ना। सो दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन में टीचर आती थी, आज क्लास टीचर नहीं आई है आपकी, तो दूसरी टीचर का पीरियड लगा देंगे, ठीक है ना, बिकॉज वो उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। अगर नींबू पानी फ्रेश वाला नहीं मिल रहा तो हम बाजार में जाके नींबूस पी लेंगे, फैंटा नहीं मिल रही तो मिरिंडा पी लेंगे, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये नहीं तो दूसरा कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्राइस ऑफ टी। प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज होगा तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होनी चाहिए? भाई डिक्रीज होगी। मैम ये तो सिंपल सी बात है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे लॉ ऑफ डिमांड में पड़ा था, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ठीक है। अब आप ये देखो कि चाय पत्ती का प्राइस बढ़ने से क्या कॉफी के क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ फर्क आएगा? चाय पत्ती महंगी हो गई तो क्या कॉफी की डिमांड पे कुछ फर्क आएगा? हाँ। क्यों? कॉफी की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस अभी भी क्या है? स्टेबल है। तो लोग किस पे स्विच कर जाएंगे? चाय से कॉफी पे। अब लेते हैं एग्जाम्पल, फिर से समझाती हूँ। फैंटा एंड मिरिंडा, फैंटा एंड मिरिंडा। मैंने देखा जो मिरिंडा की बॉटल है पहले 20 रुपए की आती थी, अब उसका प्राइस बढ़ गया। प्राइस ऑफ मिरिंडा हैज़ इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी भाई, सिंपल बात है, ठीक है ना। बट क्या मिरिंडा के प्राइस चेंज होने से फैंटा की डिमांड पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे फैंटा से मिरिंडा के ऊपर, मतलब मिरिंडा से फैंटा के ऊपर। मिरिंडा का प्राइस इंक्रीज हुआ, इमीडिएटली लोग शिफ्ट हो गए
फैंटा के ऊपर। क्यों? क्योंकि मिरिंडा का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जब इंक्वायरी करने जाते हो, अगर तुम्हें लग रहा है यार इसके प्राइस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज महंगी दे रहे हैं, इमीडिएटली आप दूसरे के पास चले जाओगे टेस्ट सीरीज लेने या कोर्स का एनरोलमेंट लेने। क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मान लीजिए फैंटा को कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? झकमरा के भी लेना पड़ेगा। चाहे कितना भी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। जैसे कि रेलवेज का एग्जांपल ले, रेलवेज के प्राइस बढ़ जाए घट जाए, जहाँ अब ट्रेन है ही चलाता ही सिर्फ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। वेयर इफ यू सी फ्लाइट्स के केस में क्या होता है? फ्लाइट्स के केस में अगर इंडिगो की फ्लाइट महंगी मिल रही है, यू शिफ्ट टू स्पाइस जेट। अगर स्पाइस जेट की मिल रही है तो हम क्या शिफ्ट कर जाएंगे? विस्तारा पे। तो अगर एक स्पाइस जेट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका तो डिमांड डिक्रीज होगा, इमीडिएटली विस्तारा का क्वांटिटी डिमांड, उसके प्लेन्स की डिमांड, उसकी टिकट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है ये देख लिया। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो जोड़े में यूज होते हैं, जैसे कि कार प्लस पेट्रोल। पेट्रोल की जगह डीजल भी बोल सकते हो, बट मैं कार प्लस पेट्रोल से समझा रही हूँ, ठीक है ना। कार पेट्रोल के बिना यूजलेस है, पेट्रोल कार के बिना यूजलेस है। पेट्रोल खरीद के क्या करोगे? पेट्रोल यूँ थोड़ी खरीदते हो, जब गाड़ी होती है तभी तो पेट्रोल खरीदते हो। सिमिलरली कार है तभी तो पेट्रोल खरीदते हो, ऐसे ही थोड़ी गाड़ी खरीद के घर खड़ी कर दोगे, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है? मान लीजिए जो प्राइस ऑफ कार है, प्राइस ऑफ गाड़ियाँ महंगी हो गई देश में, गाड़ियाँ महंगी हो गई देश में, ठीक है ना, तो कम बिकेंगी, लोग कम खरीदेंगे कार। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस इनकी गाड़ियाँ महंगी हो गई तो लोग अब कम गाड़ियाँ खरीदेंगे, लोग कहेंगे भैया मेट्रो से चले जाएंगे या ओला उबर से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं तो क्या पेट्रोल की डिमांड कम होगी? हाँ, क्योंकि लोग गाड़ियाँ ही नहीं खरीद रहे भाई। गाड़ी में तो पेट्रोल डलेगा। अब जब गाड़ी ही नहीं बिक रही, गाड़ी की ही डिमांड कम हो गई है, तो पेट्रोल की भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे पेन प्लस इंक। पेन खरीदोगे तभी तो इंक लोगे। इंक इज यूजलेस विदाउट पेन, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक साथ यूज होते हैं। मान लीजिए पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग अब पेन क्या है कम खरीदेंगे। क्यों? लोग पेंसिल खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है ना, पेंसिल से लिखना चालू कर देंगे। तो पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। अब जब पेन ही नहीं बिक रहे मार्केट में, पेन ही नहीं बिक रहे, तो इंक भी क्या है? इंक भी नहीं बिकेगी, मतलब इंक की भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूट के केस में ये हो रहा था कि अगर प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके भाव बढ़ जाएंगे। वेरएज कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? क्योंकि जब ए प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो उसके साथ यूज होने वाला बी प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस पे एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत लॉजिकल सी बात है ये। नहीं भी कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को पता वो भी लॉजिक से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर उसके बाद आता है नेसेसिटी गुड्स, जिनका होना, जिनका कंजम्पशन ज़रूरी है। दीज आर नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल, जैसे शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड। अब प्राइस इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए हम तो खाएंगे ही, ऐसा थोड़ी कम खाना। ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम खाना चालू कर दे, बट वी कैन नॉट लीव देम ऑल टुगेदर, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट होता है कंफर्ट गुड्स। दीज आर नॉट नेसेसिटी, ये नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरी है, ये डिज़ायर है। वही फ़र्क हो गया जो नीड एंड वांट में होता है। वांट क्या होती है? आपकी बेसिक, ये तो चाहिए ही चाहिए, या नीड होती है बेसिक? क्या होता है इसमें से बेसिक? व्हाट इज मोर नेसेसरी? नीड्स आर मोर नेसेसरी। वांट्स आर इच्छाएं, नाम से वांट मेरी इच्छा है। नीड भैया ये जरूरी है, पास होने के लिए एनसीईआरटी करना जरूरी है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वांट इज कि आप एनसीईआरटी के बाद 2-3 किताबें और पढ़ लें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी इज नेसेसरी, इट इज द नीड टू क्रैक, बेसिक नीड टू क्रैक द यूपीएससी,
ठीक है ना। कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं, ये नेसेसिटी नहीं होते, ये यूटिलिटी होते हैं। दीज आर नॉट दी नीड्स बट दीज आर दी वांट्स। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, उसके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है, आईफोन के बिना भी ज़िंदगी चल सकती है, नॉर्मल टच स्क्रीन फ़ोन ले लो या नॉर्मल फ़ोन पे भी ज़िंदगी चल सकती है। तो कंफर्ट गुड्स क्या है, दैट इज़ एडिंग टू योर कंफर्ट, दैट इज़ एडिंग टू योर लग्जरी, राइट। चलिए नेक्स्ट केस होता है गुड्स का गिफन एंड वेबलिन गुड्स। ये होते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर से लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, तो एक्सेप्शन हो गए गिफन एंड वेबलिन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे वेयर द डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। आप कहोगे मैम अभी तो बोला था प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, तो ये क्या हो रहा है। तभी तो बोला मैंने ये एक्सेप्शन है। प्राइस वेबलिन गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। कैसे, एग्जाम्पल मम्मी मंडी गई थी, तो मंडी में ना क्या है, 10 रुपए किलो में टमाटर मिलते थे, टोमेटोज, ठीक है। मम्मी को वहां मंडी में बोला जो सामान बेचने वाला था कि भाभी जी ये ना टमाटर खरीद के रख लो क्योंकि अगले हफ्ते से ना टमाटर के भाव बढ़ने वाले हैं। तो मम्मी कहेगी है अगले हफ्ते से 30 रुपए किलो मिलेंगे टमाटर, तो यार तू ऐसा कर कि तू ना मेरे को अभी 3 किलो दे दे। मैं लेने तो 1 किलो आई थी लेकिन तू 3 किलो दे दे, क्योंकि वो जो सब्जी वाला है वो कह रहा है भैया इंक्रीज होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, व्रत के टाइम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा जिस दिन फास्ट होता है उससे एक दिन पहले और फास्ट वाले दिन फ्रूट्स बड़े महंगे हो जाते हैं। फ्रूट्स बड़े महंगे हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, पहले ही फ्रूट्स जो है, पहले ही जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खरीद के रख लेते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देते हो। क्यों, क्योंकि पता है व्रत वाले दिन तो फ्रूट ही खाने पड़ेंगे और व्रत वाले दिन अगर फ्रूट लेने गए तो महंगा पड़ेगा। तो इज इट नॉट द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कि पता है भाई प्राइस इंक्रीज होने वाला है, भाई पहले ही खरीद के रख लो। दैट इज व्हाट इज गिवन गुड्स। व्हाट आर लग्जरी गुड्स, सॉरी व्हाट आर वेबलिन गुड्स, दीज आर दोज गुड्स जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कि जरूर कुछ खास बात होगी तभी इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आओ आओ हम भी खरीदे। वेबलिन गुड्स आर एडिंग टू योर स्टेटस। दीज आर लग्जरी गुड्स जहां पे जितनी महंगी चीज होगी, जितना ज्यादा दाम बढ़ेगा उस प्रोडक्ट का, आपको लगेगा यस कुछ इसमें बहुत खास बात है इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है, लेट अस बाय मोर, लाइक लग्जरी वॉचेस, बिकॉज दैट विल गिव यू हायर स्टेटस इन दी सोसाइटी। यार ये रोलेक्स है ना, हाँ 3 लाख, अच्छा 5 लाख की हो गई है, खरीदनी चाहिए, जरूर कुछ बात होगी। ये जो महंगी गाड़ी है जरूर इसके, अच्छा पहले पिछले ये साल 30 लाख की आती थी, अब 35, जरूर कुछ एडेड फीचर्स होंगे, लाओ भी खरीद के लाते हैं गाड़ी। सो वेबलिन गुड्स आर दोज गुड्स वेयर द डिमांड राइज एज प्राइस राइजेस। प्राइस राइज होने के साथ साथ डिमांड राइज हो जाती है, सो इट डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कौन से गुड्स, गिफन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स, ठीक है ना। चलिए so these are exception to the law of demand. Their demand increases with the increase in price and they have upward sloping demand curve. हमारा demand curve क्या था, negative sloping, downward sloping, negative sloping, downward sloping. but giffen goods and Veblen goods का क्या होता है जो demand curve होता है वो upward sloping होता है, positive demand curve होता है, upward sloping होता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है। आ गई बात समझ, ठीक है जी, आ गई बात समझ। लास्ट कैटेगरी आई सपोज दिस इज द लास्ट कैटेगरी, नहीं इसके बाद एक और कैटेगरी आएगी, ठीक है ना, दैट इज पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स। आपको एक सेकेंड जो है, एक मिनट पब्लिक गुड्स क्या होते हैं,
A public good is the one the consumption of which does not exhaust or diminish its availability for the others. पब्लिक गुड मतलब अगर आप यूज कर रहे हो उस गुड को, दैट डज नॉट मीन कि दूसरे के लिए वो बचेगा नहीं. जैसे आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उस रोड पे गाड़ी चला ली तो वो दूसरे को नहीं मिलेगा. दूसरे लोग भी आओ, आप भी मोस्ट वेलकम हो, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, तुम भी चलाओ. पब्लिक पार्क में बैठी हुई हूँ मैं, ठीक है ना, पब्लिक पार्क में बैठी हुई हूँ, हाँ मैं भी बैठी हुई, तुम भी आओ, तुम भी आके इस पार्क का आनंद लो. सो द कंजम्पशन ऑफ विच डज नॉट एग्जॉस्ट, उसको खत्म नहीं कर देगा. मैं रोड पे गाड़ी चला रही हूँ, उसका मतलब नहीं है कि वहां पे वो खत्म हो गई रोड. मैं भी चला रही हूँ, तुम भी चलाओ, मेरे लिए भी अवेलेबल है, तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है. सो पब्लिक गुड के केस में क्या होता है, इट डज नॉट एग्जॉस्ट और डिमिनिश इट्स अवेलेबिलिटी फॉर द अदर्स. दे आर कंसिडर्ड नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस. राइवलरी क्या होती है, या तो मैं या तो तू. एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है, मैंने यूज कर लिया तो तू वंचित है इसको यूज करने से. जैसे कि एक प्राइवेट रेस्टोरेंट होता है, लिमिटेड टेबल्स होती हैं, सैटरडे संडे को वहां पे क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ. अगर आपने वो सीट ले ली, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में दूसरों को वेट करना पड़ता है. ऐसे थोड़ी रेस्टोरेंट में जितने मर्जी लोग अंदर घुस जाएं, जितनी सीट्स है उतने लोगों को मिलेगी. तो अगर 20 टेबल है, 20 की 20 टेबल बुक हो गई, तो बाकी के लोग बाहर खड़े रह गए. क्यों? क्योंकि प्राइवेट गुड है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. अगर मैं उस पर बैठी हूँ, यू आर बीइंग एक्सक्लूडेड टू यूज द सर्विस ऑफ दैट प्राइवेट रेस्टोरेंट. वेरस पार्क में थोड़ी मैं भी खड़ी हूँ, तुम भी खड़े हो. रोड पे चल रही हूँ, मैं भी गाड़ी चला रही हूँ, तुम भी चलाओ. मेरे चलाने से रोड की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए. टोटल 20 ही तो टेबल थी, बुक हो गई, 20 में से एक बुक हो गई मेरे नाम पे, तो अब सिर्फ 19 बची है लोगों के लिए. बट रोड के लिए ऐसा नहीं है कि रोड पे मेरी गाड़ी चल रही है तो रोड अब कम अवेलेबल है. भाई तुम भी चलाओ उसके साथ साथ. प्राइवेट गुड में क्या होता है, द गुड विच हैज राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी. मैं अगर अंदर जाके रेस्टोरेंट में बैठ गई पहले, यू आर बीइंग एक्सक्लूडेड. मैंने हॉस्पिटल में बेड ले लिया. कोविड में क्या हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स है, मैं यूज कर रही हूँ, मतलब दूसरे को नहीं मिल पा रहा. राइवलरी है कि तुझे मिलेगा बेड या मुझे मिलेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड. इसके दो की एस्पेक्ट्स है, राइवलरी, या तो तू या तो मैं. अगर मुझे मिल गया तो तू एक्सक्लूड हो जाएगा यूज करने से. क्यों? क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. तो पब्लिक गुड में क्या होता है, देयर इज नो लिमिटेड अवेलेबिलिटी, अनलिमिटेड अवेलेबल है. भगवान का आशीर्वाद है, मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा थोड़ी है भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा मुझे नहीं देगा, भैया सबको दो. बट इसको कंफ्यूज मत करना, ये गुड नहीं होता. ये तो समझाने के लिए था कि भगवान जी हैं, आपके लिए मेरे लिए भी है. ऐसे थोड़ी भगवान जी मेरे हैं, मेरे को मिल गए तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना. वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट गुड, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग, हॉस्पिटल में बेड बुकिंग, फोन्स. अब देश पूरे वर्ल्ड में एक लिमिटेड आईफोन, नया आईफोन का एडिशन लॉन्च होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट गुड है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. मैंने खरीद लिया तो मैं दूसरों को वंचित कर रही हूँ कि तुम्हें नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैं पहले से एडवांस बुकिंग करा दी थी. सो देयर इज राइवलरी, या तो तेरे पास या तो मेरे पास. इफ आई एम बाइंग, यू आर बीइंग एक्सक्लूडेड, यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड एंड अ पब्लिक गुड. ठीक है जी, चलो. नेक्स्ट होता है मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स. ये लास्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स है, ठीक है ना. मेरिट गुड्स जो ऐड कर रहे हैं, दे आर एडिंग सम वैल्यू टू द सोसाइटी. दे आर एडिंग सम वैल्यू टू द सोसाइटी, लाइक हेल्थ, लाइक एजुकेशन, लाइक वैक्सीन फॉर सम डेडली डिजीज. तो गवर्नमेंट ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन को क्या करती है, मतलब सपोर्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सोसाइटी, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी कंट्री में मेरिट गुड्स ज़्यादा बनने चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे सोसाइटी एट लार्ज को फ़ायदा होगा. जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहती हूँ गांव में जाके, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी मुझे, कम प्राइस में लैंड देगी, ठीक है ना. वहाँ पे मुझे हो सकता है कि सब्सिडाइज रेट पे वाटर और बिजली पानी का कनेक्शन सस्ते में दे. क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर गांव में यूनिवर्सिटी खुल गई तो वहाँ के सारे बच्चों को क्या मिलेगा, एजुकेशन की फैसिलिटी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी. वेराज डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, जब ये कंज्यूम करते हैं या ये प्रोड्यूस होते हैं, इट एड्स टू द बर्डन ऑफ द सोसाइटी. जैसे कि पान तंबाकू. आप कहोगे मैम इससे गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, कंट्री को क्या नुकसान हो रहा है. मान लो कि बहुत मासिव लेवल पे सिगरेट्स एंड टोबैको मिल रहे हैं,
सस्ते भी मिल रहे हैं, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे। अभी तो लोग कंज्यूम क्यों कम करते हैं, पैसा लगता है, ठीक है ना, सिगरेट के प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, तो कम कंज्यूम करो, कितना खर्च करोगे। मान लो डीमेरिट गुड्स जो होते हैं, जैसे पान तंबाकू है, सिगरेट्स हैं, इस पे से गवर्नमेंट जो टैक्सेस ड्यूटीज है ना वो हटा दे, ज़्यादा लोग, सस्ती हो जाएगी, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कैंसर फैलेगा। हमारा जो कंट्री का यूथ है, आज ज़्यादा यूथ क्या बीमार पड़ा रहेगा, कैंसर में पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल जाएगा, भाई जाएगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ लोग ही जा पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ते में इलाज देना पड़ेगा, इतना कैंसर फैल रहा है, इतना पोलियो फैल रहा है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, सस्ते में इलाज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है, गवर्नमेंट के ऊपर जो खर्चा है, गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है, वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो दीज आर दी गुड्स विच कॉजेज हार्म्स टू दी सोसाइटी व्हेन प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनके प्रोडक्शन को कर्ब करने की कोशिश करती है कि इसका प्रोडक्शन कम हो, कैसे, लोग इसको कम कंज्यूम करें, कैसे, बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस, हाई रेट ऑफ ड्यूटी। इस बार का भी बजट देखोगे, जो 2023 वाला बजट आया था, गवर्नमेंट ने क्या किया, सिगरेट महंगी कर दी, बिकॉज दिस इज डीमेरिट गुड। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंजम्पशन हो, भाई जो अफोर्ड कर सकता है खरीद लो। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम जनता के हाथ में सिगरेट हो एंड दे स्मोक एंड इट कॉजेज कैंसर, एंड गवर्नमेंट के ऊपर एक तो आपका ह्यूमन कैपिटल नहीं क्रिएट हो रहा, क्यों, क्योंकि यूथ बार बार बीमार पड़ रहा है सिगरेट फूक के, ठीक है ना, और साथ साथ गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट पे वहाँ पे इलाज भी देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट डज नॉट वांट दैट, सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो हमारे ये जो टाइप्स ऑफ गुड्स थे, ये देखो कितने सारे टाइप्स थे, पढ़ लिए, कितनी आसानी से पढ़ लिए, कंफ्यूज हो गए नहीं, बहुत नॉर्मल, इंफीरियर, लग्जरी, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटी, कंफर्ट, गिफिन एंड वेबलिन, पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट गुड, राइट। अब चलते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट पे, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, शुरू से सुना है, हाँ जी भाई, कुछ पाने के लिए जो है हमको हमेशा से कुछ खोना पड़ता है। तो अब वो जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी समझा देते हैं। मेरे पास 100 रुपये हैं, या तो मैं लड्डू खा सकती हूँ, आइसक्रीम खा सकती हूँ। लड्डू खाना है तो आइसक्रीम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 5,000 रुपये वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर सकती हूँ, या मैं अपनी स्टेशनरी खरीद सकती हूँ और इंटरनेट रिचार्ज करा सकती हूँ। वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है तो पूरे महीने के खर्चे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही हैं या 2 साल ही हैं करियर बनाने के लिए, या तो उसको मैं दोस्तों के साथ घूम घूम के उनको खुश कर सकती हूँ, या वो 2 साल लग के मैं मेहनत कर सकती हूँ, एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। अगर मैंने चूज़ किया पाथ कि मेरे को 2 साल टिक के मेहनत करनी है और एक बार में जो अपना नाम है फाइनल लिस्ट में देखना है, व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग तुम्हारा घूमना फिरना, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, योर इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है ना। बट अगर मान लो तुम चूज़ करते हो कि मुझे तो अब भाई दोस्त नाराज होते हैं यार, घूमने जाना पड़ेगा, उसकी शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी, व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग, यू सैक्रिफाइसिंग योर करियर। सिमिलरली ये हर एक चीज़ के साथ होता है। आपके पास पैसे हैं, either you can choose A option or you can choose B option. If you are choosing A option, you are sacrificing B option. कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हो, तो बस जो खो रहे हो उसकी कॉस्ट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर आप जो कुछ चूज कर रहे हो, वट एवर द कॉस्ट ऑफ चूजिंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप चूज कर रहे हो करियर बनाना है, व्हाट आर यू लूजिंग, यू लूजिंग योर फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, यार ये तो व्हाट्सएप पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे रील भी नहीं फॉरवर्ड करता, टैग भी नहीं करता हमको, दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, बस इतना सा जानना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे भी प्रीलिम्स पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बस इतना सा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई ईट, एक ही नोट है, या तो मैं टॉफी खा सकती हूँ या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, ठीक है। वरना अपना एग्जाम्पल, या तो मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ या 2 साल में करियर बना सकता हूँ, चॉइस इज योर्स। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, करियर बनाने के लिए दोस्त खोने पड़ रहे हैं फॉर सम टाइम, ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो आपको जानने की जरूरत है, एंड बिलीव मी ऑन दिस, इसके बाद आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है। क्वेश्चन आया तो एक बार में आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने हर चीज़ बहुत लॉजिक से अप्रोच करी है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसमें क्या था, इनडायरेक्ट रिलेशन था, एक चीज़ ऊपर दूसरी चीज़ नीचे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई किसके बीच में रिलेशन से स्टैब्लिश कर रहा है, प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड।
प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वहां क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ पे नहीं जाती, पहले एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम्हारे यहाँ अभी कोविड आ गया, ठीक है ना? कोविड आ गया तो मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, ठीक है ना? मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें लग रहा है भैया या मास्क के प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है ना? या छोड़ो, मास्क का भी एग्जाम्पल छोड़ो, कोविड चल रहा है, ठीक है ना? कोविड चल रहा है तो तुम देख रहे हो, तुमने नोट किया मार्केट में जो सैनिटाइजर है उसके जो प्राइस है वो अचानक बहुत इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि सब डॉक्टर ने बोला कि भैया सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा हाथ में। तो सैनिटाइजर जो है उसके प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। 30 रुपए की बॉटल 80 की हुई, फिर वो 80 रुपए की बॉटल अब 120 की बिकने लग गई है, और एक टाइम आया कि ये अब सैनिटाइजर की बॉटल 150 रुपए में। लेकिन कॉस्ट तो उतनी है बनाने की, अभी भी 30 रुपये मतलब 25 रुपये लगते होंगे बनाने के। लेकिन अब जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है, प्राइस इंक्रीज हो गया उसका, तो मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी जो बना रही हूँ उसको छोड़ो छोड़ो, मम्मी ऐसा करते हैं मिलके सैनिटाइजर बनाते हैं। और ये एक्चुअल में हुआ भी उस टाइम, लोगों ने घर बैठ के सैनिटाइजर बना के बेचा है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है सैनिटाइजर का, तो हमें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा बीच में। तो जैसे जैसे सैनिटाइजर का प्राइस इंक्रीज हो रहा था उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या है? इंक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे थे सैनिटाइजर बनाने में। घर बैठ के महिलाएं सैनिटाइजर बना रही हो, ब्लू ब्लू बॉटलों में बेच रही थी घर में, पतला पतला सैनिटाइजर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जी कि अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा सप्लाई, दुकानदार तो चाहेगा ना कि मेरा ये सामान ज्यादा बिके, ताकि मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। लो भैया, ठीक है, तुम्हें लगता है यहाँ पे पार्ले जी के लोग अच्छी कीमत देके जाते हैं, लो मैं पार्ले जी बिस्किट ही रखूंगा, सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा पार्ले जी की। लोगों को लगता है हाइड एंड सीक जो है उसका बेटर वैल्यू मिलता है मुझे जब मैं मार्केट में बेचने जाती हूँ। ठीक है, लो भाई खाओ हाइड एंड सीक। तो मैं क्वांटिटी सप्लाई किसकी इंक्रीज करूंगी? ऑब्वियसली हाइड एंड सीक की। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे भी क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, it will increase in the quantity supply also। तो यहां पे क्या है? यहां पे है जी हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहां पे क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि अगर एक चीज ऊपर तो दूसरी भी ऊपर, एक्स ऊपर वाई भी ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था? एक्स ऊपर तो वाई नीचे, ठीक है ना? यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ का जो सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व बनाया, ये क्या है? पॉजिटिव स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो कौन से फैक्टर्स? देयर वर फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा। जैसे किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई जो होती है वो कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि ये कितना बिकेगा या कितना नहीं बिकेगा? तो 3 चीजें, टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइसेस, टैक्सेस। टेक्नोलॉजी, अगर किसी चीज को बनाने की टेक्नोलॉजी मेरे पास बहुत अच्छी है तो वो चीज जल्दी जल्दी बनती जाएगी, ठीक है ना? रोटी बनाने की मशीन लगा ली, फट 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 रोटी। और उसकी अगर कंपैरिजन में मैं खुद से बना रही हूँ, गाड़ी बनाने के लिए मैंने हेवी मशीनरी इंस्टॉल कर ली, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ बनेंगी। मतलब टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है टू प्रोड्यूस कार्स वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ टेल मी, इज इट समथिंग विच इज वेरी लाइक अ रॉकेट साइंस? ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर कोई प्रिंटर है, ठीक है ना, प्रिंट कर लिए मैंने पेपर, मशीनरी यूज़ करी, टेक्नोलॉजी यूज़ करी, प्रिंट आ गए, एज कम्पेयर टू खुद बैठ के नोट्स लिखते, एक एक चीज़ कॉपी करते किताब में से। तो टेक्नोलॉजी मेक्स दी प्रोसेसेस फास्टर, तो सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी। इनपुट प्राइजेस मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो लागत लगती है, जो रॉ मटेरियल लगती है, ठीक है ना? जैसे कि कुल्फी बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है ना? अब अगर दूध और चीनी का प्राइस इंक्रीज हो गया, दूध एंड चीनी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मेरी कुल्फी का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। मेरी कुल्फी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी क्वांटिटी, डिमांड कम हो जाएगी।
क्वांटिटी डिमांड कम हो गई तो सप्लाई करके क्या करूँगी? तो अगर मेरे इनपुट प्राइजेस, मेरे रॉ मटेरियल के प्राइजेस, ये तो सीधी सी बात है, मोमोज बनाने के लिए मुझे मैदा चाहिए, चिकन चाहिए, महंगा हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब मोमोज का भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इट टैक्सेस, पहले 10 रुपए का हाइड एंड सीक था, गवर्नमेंट उसके ऊपर 10% टैक्स लगाती थी, तो 10 रुपए का 10% हो गया 1 रुपए, तो 11 रुपए की चीज़ बिक रही है। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया, कर दिया 20 रुपए, तो अब 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, तो क्या हो गया 12 रुपए। सो इंक्रीज इन टैक्सेस लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन सप्लाई। क्यों? क्योंकि उस टाइम डिमांड वाला फोर्स आ जाएगा ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 11 रुपए में हाइड एंड सीक था 12 रुपए में, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कहेंगे यार ये गवर्नमेंट क्या टैक्सेस लगाई जा रही है हमके ऊपर। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ अ गुड। अब वही वाली बात, अब एक बार सम अप कर लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीजेस इन केस ऑफ सप्लाई, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, इफ प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, मेरा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड नीचे, ठीक है ना। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड नीचे, इफ प्राइस डिक्रीजेस तो डिमांड इंक्रीजेस। समेशन हो गया? हाँ हो गया। बस अब लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने वहाँ पे रिलेशनशिप देखा था किसके बीच में, अगर हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आ रहा है। सिमिलरली हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड पे कितना चेंज हो रहा है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड इन विद द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस ऑफ द गुड इतना चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड इतना ही चेंज हो रहा है, या इतना चेंज हो रहा है, या इतना सा ही चेंज हो रहा है, या चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वही वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये फिर से अब क्यों लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना 5 से 7, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 15 से 20, पहले 15 यूनिट अब 20 यूनिट। अब वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो, चेंज देखो कितना हो रहा है, 7 - 5 इज ये मतलब आया 40%, यहाँ पे आया 15%, तो सॉरी 33%, 33 डिवाइडेड बाय 40, 0.83% चेंज हो रहा है। प्राइस इतना चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज हुआ, ठीक है ना। इसमें भी वही 3 केसेस होते हैं कि भाई प्राइस जो है, प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, इन इलास्टिक, लीस्ट बॉदर्ड, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, सप्लाई चेंज नहीं हो रही। इन इलास्टिक, वी आर नॉट इलास्टिक, हम चेंज नहीं हो रहे, वी नॉट फ्लेक्सिबल, जो मर्जी कर लो, हम तो ढीठ के ढीठ है, दैट इज व्हाट इज इनलास्टिक। इन इलास्टिक को समझ लेना, अगर कंफ्यूजन होए तो हम क्या है, ढीठ है। आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है कि नहीं, मतलब नो मैटर व्हाट प्राइस कितना चेंज भी हो जाए, सप्लाई विल नॉट चेंज। यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना ही सप्लाई चेंज होगा। एंड परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस इतना सा चेंज हुआ, ठीक है ना, और सप्लाई इनफाइनाइटली चेंज हो गई। बस ये 3 केसेस थे, हमारी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। अब मुझे बताओ तुम लोग कि क्या इसमें क्या चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही थी तुम्हें? मुझे तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ लॉजिकल थी। लॉजिक तुम्हें पहले से पता था, रैशनल ह्यूमन बीइंग हो, तुम भी यही चीज़ें करते हो। पैसे कम होते हैं, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो तुम परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहते हो कि मैं ये कंज्यूम करूँ, कि ये कंज्यूम करूँ, कि क्या कंज्यूम करूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाते हो, बस तुम्हें पता नहीं था कि मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना रहा हूँ। मम्मी जब देखती है कि जो शिमला मिर्च है या आलू है या गोभी है महंगी हो गई है, तो उसकी कम क्वांटिटी डिमांड करती है। तुम्हें नहीं पता था मम्मी लॉ ऑफ डिमांड बचपन से जानती है, और तुम लोग भी बचपन से जानते हो। तुम्हें नहीं पता था लॉ ऑफ सप्लाई, अरे मोमो इतनी ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ेंगे तो मैं मोमो जो बेचना ज़्यादा चालू कर दूंगा, मुझे ज़्यादा पैसे बच रहे हैं उसमें। क्या ये चीज़ें नहीं पता थी? शुरू से पता थी, बस तुमको उनको डिफाइन करना नहीं आता था कि इसको डिफाइन कर दो तो लॉ ऑफ सप्लाई हो जाता है, इसको डिफाइन कर दो तो लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है।
तो घबराना नहीं। देखा कितनी आसानी से हमने 2 घंटे से अंदर अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब देख रहे हो कितना बर्डन तुम्हारा ईज आउट हो जाएगा, वरना खुद से पढ़ने बैठते कितनी देर। तो इसीलिए जो वीडियोस होते हैं उन्हें सिंसियरली देखो, रिडंडेंट क्वेश्चंस को पूछना छोड़ दो कि इसके बाद एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सफिशिएंट है। अब सारा गेम आता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का, कि कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, बहुत बढ़िया हुई है तो मत पढ़ो एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यू आर गुड टू गो टू द एग्जाम, यू आर गुड टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना जाना मत देने, अप्लाई नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी ट्वीकिंग हुई ना कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा आगे पीछे किया कॉन्सेप्ट एंड यू आर गॉन। और जितना एक्सपोज करोगे अपने आप को क्वेश्चंस को, उतनी आसान हो जाएगी, उतना वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेहनत तो तुम लोग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बस मेहनत को अब क्या फिनिशिंग रूप देना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। जल्दी से आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ, और वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है इतनी ही ब्यूटीफुली, इतनी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। अब तुम लोग तो मुझे थैंक यू बोल नहीं सकते कि मैम आप यू मेकिंग माई लाइफ ईजी, तो मैं अपने आप को थैंक यू बोल लेती हूँ, एंड थैंक यू आप लोगों को बोल लेती हूँ कि आप लोग वीडियो को इतना पेशेंटली, ब्यूटीफुली एंड इतने कमेंट्स के साथ सपोर्ट कर रहे हो। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।